नमस्कार। बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th मैथ से 200 अति महत्वपूर्ण वन लाइनर का अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि क्लास 10th मैथ्स में 30 वन लाइनर या वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें सही विकल्प, खाली स्थान, सत्य असत्य, सही जोड़ी और एक शब्द वाक्य में उत्तर होते हैं। तो उनकी तैयारी के लिए हम यहाँ पर 200 अति महत्वपूर्ण वन लाइनर लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं। अध्याय 1 हमारा क्या है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में सबसे नंबर 1 पर है 156 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 है। तो कैसे हैं? तो आइए देखते हैं। हम यहाँ पर ले लेते हैं 156 और इसके करते हैं अभाज्य गुणनखंडन। 2 2 सत्ते 14, फिर बचा 1 2 8 16। फिर हम देते हैं 2 का भाग, तो 2 तिया 6, 2 नम 18। फिर हमने दिया 3 का भाग, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9 और फिर दिया 13 का, तो 13 एकम 13। तो 156 बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। इसे हम घातों के रूप में यदि लिखना चाहेंगे तो 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 गुणा 13 की घात 1। इस तरह से हमें 156 के अभाज्य गुणनखंड करना है बच्चों। दूसरे नंबर पर जो अति महत्वपूर्ण है वो है दो संख्याओं का गुणनफल 32 तथा उनका एलसीएम 8 है, तो उनका एचसीएफ क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। हमारे पास क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल, तो एलसीएम गुणा एचसीएफ वास्तव में किसके बराबर होता है? दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। संख्याओं का गुणनफल इसके बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा? देखिए, हमारे पास एलसीएम 8 है, एचसीएफ हमें पता नहीं है, और यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल क्या क्या है? देखिए, तो दो संख्याओं का गुणनफल हमें कितना दिया हुआ है? 32 दिया हुआ है। हम यहाँ पर लिख देते हैं 32, और ये हो जाएगा HCF बराबर 32/8। 8 एकम 8, 8 चौके 32। तो यहाँ पर अब देखते हैं, यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ? HCF 32 प्राप्त हुआ, तो ये 4 प्राप्त हुआ। HCF हमें क्या प्राप्त हुआ? 4 प्राप्त हुआ। चलिए अब ले लेते हैं अगला नंबर 3। क्या है? 12, 15 और 21 का एलसीएम 420, HCF 3 है। वास्तव में जब हम 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? देखिए, सबसे पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 छिंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। फिर हम 15 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 3 पच्चे 15, 5 एकम 5। और उसके बाद हम 21 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो हम तीनों के अभाज्य गुणनखंडों को कुछ इस तरह से लिख देंगे। 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3, या इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1। इसी प्रकार 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 5, इसे हम लिख देंगे 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। और इसी तरह से अब हम 21 को क्या लिख देंगे बच्चों? 3 गुणा 7, मतलब 3 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। अब हमारे पास आता है एलसीएम किस किस का? 12, 15 और 21 का। 12, 15 और 21 का जब हम एलसीएम लेंगे, संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल करना होगा। तो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले हम लेंगे 2, 2 की सबसे बड़ी घात 2, फिर हम लेंगे 3, 3 की सबसे बड़ी घात 1, फिर हम लेंगे 5, 5 की सबसे बड़ी घात 1, और फिर हम लेंगे 7, 7 की सबसे बड़ी घात 1। जब हम गुणा कर देंगे तो 7 अपना 35, 35 दिया 105 और 105 चौके 420 हमारा एलसीएम प्राप्त हो जाएगा बच्चों 12, 15, 21 का। इसी प्रकार हमें लेना है HCF किसका? 12, 15 और 21 का। जब हम इसका HCF लेंगे तो HCF क्या होगा? HCF संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घातें लेना है। तो उभयनिष्ठ यहाँ पर कौन है? 3 की घात 1 है, सब में है। इसके अलावा कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो सब में 3 की घात 1। मतलब हमें HCF कितना प्राप्त हुआ? 3 प्राप्त हुआ।
इस तरह से हमें यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल और वस्तुनिष्ठ दोनों के रूप में आ सकता है कि 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। आगे चौथे नंबर पर है कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि कर्णी 2, कर्णी 3, कर्णी 5 ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना है कि पाई का मान अपरिमेय संख्या है, यानी पाई का जो मान होता है वो अपरिमेय संख्या है, परंतु जो हम गणना करने के लिए उपयोग करते हैं 22/7 और 3.14 ये पाई के वास्तविक मान नहीं है, ये उसके लगभग मान है जो कि पाई के वास्तविक मान नहीं है। तो ये दोनों क्या है, परिमेय हैं। ये दोनों कैसी संख्याएं हैं, परिमेय हैं, क्योंकि इन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए इसे हम, ये परिमेय हैं, लेकिन वास्तव में पाई का मान जो है, पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें ध्यान रखना है बच्चों। चलिए अगला ले लेते हैं। आगे हमारे पास आती है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है, तो देखिए प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं उन्हें हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में गुणनखंडित कर सकते हैं तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। जैसे हम यहाँ पर एक उदाहरण ले लें, मान लो कि हमारे पास कोई संख्या है भाज्य संख्या 6, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को हमने क्या किया, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में या गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया, गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन, ये जो गुणनखंडन हुआ है यह अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी 6 को हम 2 गुणा 3 भी लिख सकते हैं, केवल इनका क्रम इधर उधर हो सकता है, लेकिन 6 के अभाज्य गुणनखंड नहीं बदलेंगे, 2 और 3 ही हमेशा आएगा। यह हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। 7वें नंबर पर जो बात कही गई है, 2 अपरिमेय संख्याओं के मध्य अनेक अपरिमेय संख्याएं होती हैं। कोई भी 2 आप अपरिमेय संख्याएं ले लीजिए, उनके मध्य अनेक अपरिमेय संख्याएं होती हैं बच्चों। तो देखिए यहां पर कोई भी 2 अपरिमेय संख्या ले लिया, मान लो कर्णी 2 ले लिया और कर्णी 3 ले लिया, तो कर्णी 2 का मान हमने ले लिया 1.414356। जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेगा वैसे कर्णी 3 का 1.7325431895 ये बढ़ते जाएगा। तो इन देखिए 2 अपरिमेय संख्याओं के मध्य भी अनंत अनेक अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे हम इसके बीच की कोई संख्या ले लें तो 1.4242004200 इस तरह से हम 4243 कई प्रकार की ऐसी संख्याएं ले सकते हैं। तो हमें यह जान लेना है कि 2 अपरिमेय संख्याओं के मध्य अनेक अपरिमेय संख्याएं होती हैं, 2 परिमेय संख्याओं के मध्य भी अनेक परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं, 2 अपरिमेय संख्याओं के मध्य भी अनेक परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ये हमें ध्यान रखना है बच्चों। 8वें नंबर पर दी गई है एलसीएम की परिभाषा, जो कि मैंने अभी आपको बताया, संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। अभी हमने लिया था ना, सबसे बड़ी घातों का जो गुणनफल है वो क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। चलिए अगला देखिए, एचसीएफ क्या है। एचसीएफ संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घातों का गुणनफल। अब उभयनिष्ठ क्या थी, अभी हमने जो 12, 15, 21 का सवाल किया था उसमें सबसे उभयनिष्ठ कौन था, 3 था, जो सब में था और उनकी सबकी घातें 1 ही थी, इसलिए 3 की घात 1, मतलब सबसे छोटी घात 1 थी, तो उन्हीं का गुणनफल मतलब 3 की घात 1 ही क्या था, एचसीएफ था। ऐसे ही एचसीएफ हमें याद रखना है, संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घातों का गुणनफल। 140 के अभाज्य गुणनखंड कई बार पूछा जा चुका है, इस बार 156 के अभाज्य गुणनखंड
परीक्षा में पूछे जाने की संभावना अधिक है। 140 के अभाज्य गुणनखंड जैसे कि हम यहाँ पर करने का प्रयास करें, 140 और फिर दे देंगे सबसे पहले 2 का भाग, 2 सत्ते 14 शून्य, फिर 2 का दिया 2 तिया 6 बचा 1, 2 पंचे 10, फिर हम देंगे 5 का, 5 7 35, 7 एकम 7, तो 140 बराबर हमें प्राप्त हो गया 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, या इसे हम लिख सकते हैं 140 बराबर 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। इस तरह से घातों के रूप में हम इन्हें लिख सकते हैं बच्चों, और हम ऐसे ही अभाज्य गुणनखंडों को घातों के रूप में लिखने की आदत बना लें। अब अगला चैप्टर लेते हैं बहुपद। बहुपद से जो अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ है वो इस तरह से हैं। देखिए सबसे पहले नंबर पर यानी 11वें नंबर पर हमें दिया हुआ है, यदि द्विघात बहुपद x वर्ग धन bx धन c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान c बटे a होता है। तो हमें यह ध्यान रखना है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होता है, c बटे a होता है। इसी तरह से देखिए, यदि द्विघात बहुपद x वर्ग धन bx धन c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ऋण b बटे a होता है। तो अल्फा इंटू बीटा यानी दो शून्यकों का गुणनफल जो है वो c बटे a होता है, और शून्यकों का योगफल ऋण b बटे a होता है। 13वें नंबर पर जो बात रखी गई है वो इस प्रकार है, किसी बहुपद px के कुल शून्यक उस बहुपद के आरेख के x अक्ष पर प्रतिच्छेदन के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होता है। यदि हमें px के शून्यक चाहिए, इस तरह से देखिए px के यदि हमें शून्यक चाहिए तो उस आलेख में जो px ये जा रहा है, देखिए px जितने बार 1 2 3 बार इस आड़ी रेखा या एक्स अक्ष को वो ग्राफ कितने बार काट रहा है, तो देखिए 1 2 और 3 बार काट रहा है, तो px के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी बच्चों। इस तरह से हमें आसानी से जान लेंगे हम ये कि किसी बहुपद px के कुल शून्यक उस बहुपद के आरेख के x अक्ष पर प्रतिच्छेदन के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे। 14वें नंबर पर जो लिया गया है, रेखीय बहुपद x धन b का शून्यक ऋण b बटे a है। तो देखिए ax धन b किसी भी बहुपद का हमें शून्यक निकालना है तो उसे शून्य के बराबर लिखना होता है कि वह कौन है, x का चर का वह मान बताइए जो इस बहुपद को शून्य कर दे। तो इसे हमने शून्य के बराबर लिख दिया, ax बराबर हो जाएगा ऋण b और x बराबर हो जाएगा ऋण b बटे a, अर्थात इस रेखीय बहुपद ax धन b का शून्यक ऋण b बटे a है। चलिए बच्चों आगे देखिए, यहां पर 15वें नंबर पर देखिए, 15वें नंबर पर है बहुपद x वर्ग ऋण 3 के शून्यक प्लस माइनस √3 है। तो इसे कैसे शून्यक, अभी मैंने बताया कि x स्क्वायर माइनस 3, इसके हमें क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। जिसका भी हमें शून्य ज्ञात करना होता है उसे हम शून्य के बराबर लिख देते हैं, तो इंप्लाइज हो जाएगा x स्क्वायर माइनस, अब देखिए √3 का स्क्वायर लिख देंगे हम, इसे √3 का स्क्वायर लिख दिया तो यहां पर हो जाएगा बराबर 0। अब यहां पर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में a माइनस b और दूसरे कोष्टक में a प्लस b। ये हमें सर्वसमीका का प्रयोग करना है। इस सर्वसमीका का प्रयोग जब हम कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक कोष्टक में x माइनस √3 और दूसरे कोष्टक में x प्लस √3। तो इस तरह से बच्चों हमें क्या प्राप्त होगा, जब हम पहले मान को शून्य के बराबर कर देंगे, x माइनस √3 को 0 किया तो x इज इक्वल टू आया √3, और जब x प्लस √3 को जब हमने 0 किया तो x इज इक्वल टू माइनस √3। इस तरह से हमें शून्य क्या प्राप्त हुए, शून्य हमें प्राप्त हुए x बराबर प्लस माइनस √3। इस तरह से हमें यहाँ पर शून्य प्राप्त हुए बच्चों। तो आगे हम देखते हैं, हमारे पास है बहुपद x वर्ग धन 7x धन 10 के शून्यक ऋण 2 व ऋण 5 है।
तो कैसे करेंगे, इसको भी इसके भी हमें शून्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड, हम इसके गुणनखंड कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 की जगह को हम कर देंगे खाली, और फिर x धन 10 है। तो हमें 7 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिनके बीच में प्लस का साइन लगा हो। ठीक है, लगा देंगे प्लस का साइन, और दोनों का योग 7 हो और गुणनफल 10 हो। तो हमें कौन मिलते हैं, 5 धन 2 मिलता है। क्या मिलता है, 5 धन 2 मिलता है। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, x वर्ग धन 5x धन 2x धन 10, और जब इन दोनों में से x कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा x धन 5, और इन दोनों में से जब 2 कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा x धन 5। दोनों में से x धन 5 कॉमन हो गया तो अंदर हो जाएगा x धन 5 को कॉमन निकाल लेंगे, अंदर हो जाएगा x धन 2। तो देखिए हमारे पास दो गुणनखंड हो गए, x धन 5 और x धन 2। तो फिर हम इसे क्या लिख देंगे, यहां पर कर देते हैं, जब x धन 5 बराबर 0 तो x बराबर ऋण 5, और तथा जब x धन 2 बराबर 0 x बराबर ऋण 2। तो ये हमारे शून्य क्या प्राप्त हुए, ऋण 5 और ऋण 2 प्राप्त हुए बच्चों। चलिए आगे है हमारे पास बहुपद x धन 1 और दूसरे कोष्टक में x वर्ग ऋण x धन 1 के लिए घात 3 होगी, बिल्कुल होगी। देखिए यहां पर सबसे बड़ी घात x की घात 2 है, यहां पर सबसे बड़ी घात x की घात 1 है। x की घात 2 का जब x की घात 1 से गुणा होगा तो x की घात आधार समान होने पर घातें जुड़ जाएंगी, 2 और 1 3 हो जाएगी। तो इस तरह से गुणा करके, इस तरह से बहुपद की जब हमें घात पूछी जाए तो हमें गुणा करके बहुपद की घात निकालना है बच्चों, ध्यान रखें। ये देखिए यहाँ पर x है और यहाँ x की घात 2 है, तो x की घात 3 आ जाएगी हमारे घात। अगला है देखिए 18वें नंबर पर है, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक ऋण 3 तथा 4 हो तो द्विघात बहुपद होगा x वर्ग ऋण x ऋण 12। तो यहां पर कैसे आया x वर्ग ऋण x ऋण 12, तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, इसके हल को लेते हैं। क्या है, शून्यक, बहुपद के शून्यक हमें क्या दिए हैं, ऋण 3 और 4। ऋण 3 और 4 हमें बहुपद के शून्यक दिए गए हैं। तो हम इसका बहुपद कैसे निकालेंगे, तो बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, x वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी इस सूत्र का हमें इस्तेमाल करना है। यहां पर देखिए x वर्ग ऋण अल्फा धन बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का योग है अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा। तो यहां पर मान रख देंगे तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, x वर्ग माइनस पहला शून्यक कितना है -3, दूसरा शून्यक है 4x, फिर पहला शून्यक है -3 और दूसरा शून्यक है 4। तो देखिए इनको जब हल करेंगे तो होगा x स्क्वायर माइनस और यहां बचेगा प्लस 1x, देखिए 1 बचा, प्लस 12। तो इसे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस x प्लस 12। ये है हमारा बहुपद। अब जब इस बहुपद को हम व्यापक रूप में लिखते हैं तो व्यापक रूप में हम इसका k का इस्तेमाल करते हैं बहुपद में। व्यापक रूप में बहुपद क्या हो जाएगा, बहुपद px बराबर k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12, जहां k क्या होता है बच्चों, जहां k एक वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमें शून्यक दिए हुए हो तो शून्यकों से बहुपद निकालना है। वैसे शून्यकों का योग दिया होता है, शून्यकों का गुणनफल दिया होता है, तो डायरेक्ट हम उन मानों को यहां रखकर भी बहुपद निकाल सकते हैं, वह और भी सरल प्रक्रिया है। 19वें नंबर पर मैंने लिया है बहुपद x वर्ग धन 10x धन 24 के शून्यकों का गुणनफल 24 होगा। इनके शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, मैंने आपको बताया था, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c बटे a होता है। तो यहां पर वास्तव में व्यापक द्विघात समीकरण से जब हम तुलना करेंगे तो c के स्थान पर कौन है, यहाँ 24 है और a के स्थान पर कौन है, 1 है। तो 24 बटे 1 मतलब 24। तो शून्यकों का गुणनफल इस बहुपद का क्या होगा, 24 होगा, और बहुत ही आसान है उसे निकालना।
आगे देखिए 20वें नंबर पर महत्वपूर्ण है बहुपद x वर्ग ऋण 4x धन 1 के शून्यकों का योग 4 होगा। अब शून्यकों का योग कैसे निकालना है? शून्यकों का योग अल्फा धन बीटा, आप अल्फा धन बीटा नहीं भी लिखते तो शब्दों में लिख सकते हैं शून्यकों का योग बराबर। अब यहां पर जब हम तुलना करेंगे तो a बराबर 1 है, व्यापक द्विघात बहुपद से तुलना करेंगे, b बराबर ऋण 4 है और c बराबर 1 है बच्चों। तो क्या हो जाएगा? ऋण b बटे a होता है, शून्यकों का योगफल ऋण b बटे a होता है। तो यहां पर हम लिख देंगे ऋण b मतलब ऋण b का मान कितना है? ऋण 4 है। यहां कंफ्यूज नहीं होना, एक ऋण b के पास पहले से है और एक ऋण b के मान के पास है, तो बटे a का मान है 1, तो ऋण ऋण 2 बार होने की वजह से धन 4 बटे 1, तो जिसे हम लिख सकते हैं 4। तो शून्यकों का योग यहां पर कितना है? 4 है। तीसरा चैप्टर लेते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो यहां पर देखिए समीकरण निकाय a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होगा यदि, एक अद्वितीय हल कब होगा? जब a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा किसके? b1 बटे b2 के। ये एक अद्वितीय हल की शर्त है बच्चों, अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। कोई भी हल नहीं होगा यदि, कोई भी हल नहीं होगा जब a1 बटे a2 तो बराबर हो जाएगा b1 बटे b2 के, परंतु c1 बटे c2 इनके बराबर नहीं होगा। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2। इसी प्रकार अनंततः अनेक हल होंगे या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे यदि तीसरी शर्त हो जाएगी हमारी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये जो तीसरी शर्त होगी ये होगी अपरिमित रूप से अनेक हल होने की शर्त। अब लेते हैं 22वें नंबर में क्या है? यदि एक समीकरण युग्म संगत है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी या संपाती होती है। संगत के लिए प्रतिच्छेदी, यदि आपस में पहले समीकरण की रेखा और दूसरे समीकरण की रेखा दोनों एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटेंगे तो एक अद्वितीय हल होगा। दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी तो कोई भी हल नहीं होगा, और दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती होंगी तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये रेखाओं से संबंधित शर्तें हैं बच्चों। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है युग्म संगत कब होगा? जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। आश्रित संगत कब होगा? जब रेखाएं संपाती होंगी। ये हमें ध्यान रखना है। 23वें नंबर में क्या है देखिए, 23वें नंबर में जब किसी समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता तब निकाय अनंत असंगत निकाय कहलाता है। असंगत कब कहलाएगा? जब कोई भी हल नहीं होगा, यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, इस स्थिति में निकाय असंगत कहलाएगा। इसकी पहचान हम बिना आलेख के कैसे करेंगे? असंगत निकाय की स्थिति में a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2, यदि हमें गुणांकों का अनुपात इस तरह से प्राप्त होता है तो निकाय असंगत होता है। 24वें नंबर में देखिए रैखिक समीकरण ax धन by धन c बराबर 0 का आलेख एक सरल रेखा होता है। विशेष रूप से हम यहाँ ध्यान रखना है कि जब भी हम उसका आलेख खींचते हैं रैखिक समीकरण का तो वह आलेख एक सरल रेखा ही प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, आप बढ़ते हैं अगला। यहां पर 25वें नंबर पर क्या है? समीकरण x धन 2y बराबर 5 में यदि x बराबर 1 हो तो y बराबर 2 प्राप्त होता है। कैसे होता है? तो चलिए हम मान रखते हैं यहां पर हमें x के स्थान पर क्या रख देना है? 1 धन 2y बराबर 5, तो 1 का पक्षांतर कर देंगे तो 2y बराबर हो जाएगा 5 ऋण 1 और y बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 4 बटे 2। तो y का मान क्या प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा। बिल्कुल सही है। इस तरह से यहां पर हमें x या y में से किसी एक मान को दे दिया जाएगा और दूसरा मान ज्ञात करने को बोला जाएगा, जो कि बहुत आसान है बच्चों, ऐसा हम कर सकते हैं।
26वें नंबर का वन लाइनर है, यदि समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल हो तो रेखाएं समपाती होती हैं। पहले भी ये बात हम कर चुके हैं, रेखाएं समपाती होती अनंत हल की स्थिति में। 27वें नंबर पर देखिए, 2x धन y बराबर k में यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 रखें तो k का मान 5 प्राप्त होता है। रख के देख लेते हैं। यहां पर हम क्या कर लेते हैं, 2x धन y बराबर k में हमें x बराबर क्या रखना है, 2, x बराबर रख देंगे 2, और y बराबर क्या रखना है, धन y बराबर 1। तो k का मान क्या प्राप्त होगा हमें, देख लीजिए, k बराबर 2 दूनी 4 और 1 5 प्राप्त होगा बच्चों। k का मान क्या प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। अब नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट देखिए 28वें नंबर में, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। यदि दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, मान लो ax धन by धन c बराबर 0। अब एक ही समीकरण है, एक ही रैखिक समीकरण, दो चर वाले एक रैखिक समीकरण है, तो यहां पर आप x के अनेक मान रखेंगे तो y के अनेक मान प्राप्त होंगे, y के अनेक मान रखेंगे तो x के अनेक मान प्राप्त होंगे। इसलिए हमने 9th में भी पढ़ा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। 29वां नंबर देखिए, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का रेखाओं के आधार पर हल। जो रेखाओं के आधार पर हल क्या होगा, कैसी रेखाएं प्राप्त होंगी तो क्या हल होगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया है। तो देखिए उसमें रेखाओं के आधार पर हमारा हल कैसे होगा, तो देखिए यहां पर सबसे पहले पहला नंबर, यदि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो समीकरण निकाय एक अद्वितीय हल होगा। यदि दोनों रेखाएं कैसी करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो समीकरण निकाय अद्वितीय हल होगा। दूसरी स्थिति क्या है, यदि दोनों रेखाएं समांतर हो तो समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। मतलब पहली रेखा गुजरी और फिर दूसरी रेखा गुजरी, कहीं भी एक दूसरे को नहीं मिल रही हैं, इसका मतलब इनका कोई हल नहीं है, इनका कोई हल नहीं निकला। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं तो समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। तीसरी स्थिति देखिए, यदि दोनों रेखाएं समपाती हों तो समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल होंगे। ये पहली रेखा गुजरी और उसी के पीछे से, उसी के ऊपर से दूसरी रेखा गुजरी, यानी दोनों रेखाएं समपाती हैं, तो हम कहेंगे समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल होते हैं या अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। फिर तीसरा देखिए, y बराबर mx धन 3 में यदि x बराबर ऋण 2 और y बराबर 5 हो तो m का मान क्या होगा, m का मान ऋण 1 होगा। कैसे होगा देखिए, ये हमारे पास है y बराबर mx धन 3 में x का मान ऋण 2, x का मान कितना, ऋण 2, और y का मान 5 और 3 के स्थान पर 3 रख देंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, 3 का पक्षांतर इधर कर देंगे, 5 ऋण 3 बराबर ऋण 2m। तो m बराबर 2 बटे ऋण 2, तो 2 एकम 2, तो m बराबर कितना आ जाएगा, ऋण 1। इस स्थिति में m बराबर ऋण 1 प्राप्त होगा। अब चौथे चैप्टर पर बात करते हैं, अध्याय 4 द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में लेते हैं वस्तुनिष्ठ 31। मूलों की प्रकृति बताई गई है। सबसे पहले द्विघात समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के मूल वास्तविक हैं या नहीं। तो वास्तविक है या नहीं इसका पता हम कैसे लगाएंगे, इसका निर्धारण विविक्त कर d बराबर b वर्ग ऋण 4ac करता है। कैसे करता है, विविक्त कर यदि आपको पता है, विविक्त कर यदि आपको पता है, d का मान यदि आपको पता है, तो उससे आप निर्धारण कर लेंगे कि कैसे हम मूलों की प्रकृति वास्तविक है या नहीं इसका पता लगा सकते हैं। देखिए, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि d इज ग्रेटर देन 0। यदि विविक्त कर b वर्ग ऋण 4ac का मान शून्य से बड़ा है, शून्य से बड़ा है यानी हम ध्यान रखें कि धनात्मक मान यदि प्राप्त हुआ है, किसका,
b वर्ग ऋण 4ac यानी विविक्त कर d का मान यदि हमें धनात्मक प्राप्त हुआ है तो दोनों मूल वास्तविक एवं असमान होंगे, वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे या दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। चलिए दूसरी स्थिति, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि यही विविक्त कर का मान यानी b वर्ग ऋण 4ac का मान यदि शून्य हो जाए, ना धनात्मक ना ऋणात्मक, यदि शून्य प्राप्त हो जाए तो हम कहेंगे कि दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। तीसरी स्थिति है, कोई वास्तविक मूल नहीं होता यदि, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा यदि b वर्ग ऋण 4ac का मान शून्य से भी छोटा हो जाए, मतलब ऋणात्मक हो जाए। यदि b वर्ग ऋण 4ac का मान धनात्मक होता है तो दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, यदि विविक्त कर का मान शून्य होता है तो दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, और यदि विविक्त कर का मान ऋणात्मक होता है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता। इस तरह से हम मूलों की प्रकृति का निर्धारण विविक्त कर के आधार पर करते हैं बच्चों। चलिए अगला है हमारा समीकरण दिया हुआ है x वर्ग धन x ऋण 1 के मूलों की प्रकृति होगी। एक समीकरण हमारे पास दिया हुआ है x वर्ग धन 1 ऋण 1 तो धन x ऋण 1 बराबर 0। इसके मूलों की प्रकृति कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम समीकरण x वर्ग धन x ऋण 1 बराबर 0। फिर लिखते हैं उपरोक्त समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण से करने पर। व्यापक द्विघात समीकरण से आप करेंगे तो a बराबर 1 प्राप्त होगा, b बराबर भी 1 प्राप्त होगा और c बराबर ऋण 1 प्राप्त होगा। देखिए x वर्ग का गुणांक 1, x का गुणांक 1 और अचर पद ऋण 1। तो व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करने के बाद हमें निकालना है विविक्त कर b वर्ग ऋण 4ac की वैल्यू। तो रख दीजिए, b के स्थान पर आएगा 1 का वर्ग ऋण 4, a के स्थान पर आएगा 1 और c के स्थान पर आएगा ऋण 1। तो ये हो गया 1 ऋण ऋण 2 बार होने से धन 4, क्या हुआ 5 प्राप्त हुआ। अब ये जो d का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ। कैसा है, धनात्मक है। धनात्मक है यानी यह मान 0 से बड़ा है। जब d का मान 0 से बड़ा हो गया है अतः समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। यानी मूल तो रहेंगे लेकिन दो अलग अलग रहेंगे। मान लो पहला मूल 2 है तो दूसरा मूल 5 हो सकता है, पहला मूल 3 है दूसरा मूल ऋण 3/2 हो सकता है। इस तरह से दो अलग अलग मूल होंगे और वास्तविक होंगे। ऋणात्मक भी हो सकते हैं, धनात्मक भी हो सकते हैं, लेकिन वास्तविक होंगे। करणी के रूप में भी हो सकते हैं, लेकिन दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक है बच्चों, 33वें नंबर पर है, किसी द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 होती है। नाम है द्विघात। द्विघात यानी दो घात वाला समीकरण। तो द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है। अब इसी प्रकार आ गया कि किसी त्रिघात समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी होती है। त्रिघात समीकरण में 3 घात होगी, लेकिन किसी एक घात समीकरण में चर की अधिकतम घात 1 होती है। उसको हम बोलते हैं एक घात के समीकरण को रैखिक समीकरण। ये बस ध्यान रखना है, एक घात वाले समीकरण को रैखिक समीकरण, दो घात वाले समीकरण को द्विघात समीकरण, 3 घात वाले समीकरण को त्रिघात समीकरण। तो हमें एक घात 2 और 3 तो 2 और 3 पर आधारित है द्विघात त्रिघात, लेकिन एक घात वाले को रैखिक। इसी तरह से बहुपद के लिए भी हम ध्यान रखेंगे, एक घात के बहुपद को रैखिक बहुपद, 2 घात के बहुपद को द्विघात बहुपद और 3 घात के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। बच्चों ये अति महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। 34वें नंबर पर है, यदि 1/3 वर्ग समीकरण x वर्ग धन के x ऋण 5/3 बराबर 0 का एक मूल है तो k का मान 4/3 14/3 होगा। कैसे होगा ये हमें देखना है। 1/3 मूल है। मूल है का मतलब एक समीकरण हमारे पास है x वर्ग ऋण धन के x ऋण 5/3 बराबर 0। इसका एक मूल है यानी x बराबर 1/3 है। एक वैल्यू हमें दी गई है, एक ही वैल्यू की आवश्यकता है हमें। यहाँ पर x की वैल्यू को रखना है, सीधे k का मान आ जाएगा। तो रखते हैं x के स्थान पर 1/3 रख दिया, घात 2 है तो 2 कर दिया,
धन के x के स्थान पर फिर 1/3 रख दिया और फिर ऋण 5/3 बराबर 0। तो देखिए 1/3 यानी 1/9, 1 का वर्ग 1 और 3 का वर्ग 9, यहां पर हो गया k/3 ऋण 5/3 बराबर 0। जब हम इसे हर समान कर देंगे, इसके बटे में 9 है, इसके में 3 है, इसके में 3 है, सब में 9 करना है तो हर समान किया तो एलसीएम आया 9, 1 आ गया यहाँ, 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो 3 के यहां पर 3 का ऊपर नीचे गुणा किया तो 15 बराबर 0। तो हमें प्राप्त हो जाएगा यहां पर 15 में से 1 जाएगा तो ऋण 14 धन 3 के बराबर 9 का 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा यहां देखते हैं, 3 के बराबर ऋण 14 का पक्षांतर उस तरफ कर देंगे तो ये 14 हो जाएगा और के बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 14/3। इस तरह से बच्चों हमें के का मान प्राप्त हो जाएगा। यह सवाल में भी पूछा जा सकता है, वस्तुनिष्ठ में भी पूछा जा सकता है। आगे 35वें नंबर पर है के किस मान के लिए, के किस मान के लिए वर्ग समीकरण x वर्ग धन 2x धन के बराबर 0 के दोनों मूल बराबर होंगे। के का मान क्या आएगा ऐसी स्थिति में, के बराबर 0 1। तो देखिए कैसे आएगा, तो हमें सबसे पहले यहां पर दिया गया है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है, तो देखिए x वर्ग धन 2kx धन के बराबर 0। यहां पर व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना कर देंगे। व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करने पर तो व्यापक द्विघात समीकरण से जब हम तुलना कर देंगे तो देखिए यहां पर क्या है, x वर्ग का गुणांक कितना है 1 है तो a बराबर 1 आ जाएगा, b बराबर कितना होगा 2k और c बराबर क्या हो जाएगा k। तो हमें क्या है, दोनों मूल बराबर होंगे। दोनों मूल बराबर कब होंगे, जब हमें लेना है, शर्त लगा देंगे। शर्त क्या है, शर्त दोनों मूल बराबर होंगे यदि, दोनों मूल बराबर होंगे यदि। कब होंगे दोनों मूल बराबर, कब होंगे जब विविक्त कर यानी b वर्ग ऋण 4ac का मान 0 होगा। अब हम जैसे इस शर्त को हमने लगाया तो हम सीधे मान रख देंगे, b का मान कितना है 2k, उसकी घात कितनी है 2, ऋण 4, a का मान कितना है 1, c का मान कितना है k बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4k वर्ग और ऋण 4k उधर जाकर हो जाएगा 4k। तो यहां पर देखिए अब 4k वर्ग बराबर कितना प्राप्त हो गया हमें, 4k हम से ऐसे ले लेते हैं कॉमन लेके, 4 ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 4k वर्ग ऋण 4k बराबर 0, 4k को हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा k - 1 बराबर 0। अब देखिए जब 4k बराबर 0 इंप्लाइज k बराबर 0, पहला मूल प्राप्त हुआ और दूसरा मूल क्या हो जाएगा, जब जब k - 1 इक्वल टू 0 तो k बराबर हो जाएगा 1। तो k के हमें दो मान कौन कौन से प्राप्त होंगे, 0 और 1 प्राप्त होंगे। अगला है द्विघात समीकरण 3 करणी 2x वर्ग धन 10x धन 3 करणी 2 बराबर 0 के विविक्त कर का मान 28 होगा। कैसे होगा तो देखते हैं, विविक्त कर का मान हम निकालते हैं तो होगा द्विघात, क्या दिया हुआ है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण हमें क्या दिया हुआ है, 3 करणी 2 धन 10x धन 3 करणी 2 बराबर 0 दिया हुआ है। तो विविक्त कर क्या होता है, उपरोक्त समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करने पर, व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करने पर, जब हम व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे तो a बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ x वर्ग है, a बराबर हमें 3 करणी 2 प्राप्त हो जाएगा, b बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा,
b बराबर हमें 10 प्राप्त हो जाएगा और c बराबर भी 3 करनी 2 प्राप्त हो जाएगा। इन मानों को अब हम सूत्र में रख देंगे। सूत्र क्या है? विविक्त कर d बराबर क्या है? b वर्ग ऋण 4ac। इसमें मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा? मान रखने पे b का मान कितना है? 10, उसकी घात कितनी है? 2, ऋण 4, a का मान कितना है? 3 करनी 2 और c का मान भी कितना है? 3 करनी 2। तो इस तरह से हो जाएगा 10 का वर्ग 100 और फिर 3 करनी 2 मतलब 9, 9 दूनी 18 और 18 चौके 72। इस तरह से 100 में से जब हम 72 को घटाएंगे तो हमें 28 प्राप्त हो जाएगा बच्चों। इस तरह से यहाँ पर हमें विविक्त कर का मान कितना प्राप्त होगा? 28 प्राप्त होगा। लेते हैं अब अगला वस्तुनिष्ठ। 37वें नंबर पर है द्विघात समीकरण 2x वर्ग ऋण 6x धन 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं भिन्न होते हैं। इस तरह से मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे। कैसे पता चला? हमें विविक्त कर से ही पता चलेगा। फिर इस तरह का भी हल हमें करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? ये प्रश्न सवाल के रूप में भी पूछा जा सकता है। द्विघात समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण हमें ज्ञात, तो 2x वर्ग ऋण 6x धन 3 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण हमें प्राप्त है। और इसमें अब हम क्या कर लेंगे? व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करने पर, व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करने पर जब हम तुलना कर लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? a बराबर 2 प्राप्त होगा, b बराबर ऋण 6 प्राप्त होगा और c बराबर 3 प्राप्त होगा। देखिए a बराबर 2, b बराबर ऋण 6 और c बराबर 3 प्राप्त होगा। तो विविक्त कर का सूत्र क्या है? बताइए। विविक्त कर d बराबर b वर्ग ऋण 4ac है। विविक्त कर d बराबर b वर्ग ऋण 4ac, सारे सवालों के हल विविक्त कर से ही निकल रहे हैं। तो देखिए b के स्थान को खाली कर देंगे, घात 2 है तो 2, ऋण 4 a के स्थान को खाली किया, c के स्थान को खाली किया। अब इनके मानों को रखेंगे। b का मान है ऋण 6, a का मान है 2, c का मान है 3। ऋण 6 का वर्ग, ऋणात्मक संख्या का वर्ग भी कैसा होता है? धनात्मक होता है। तो यहां हो जाएगा 36, फिर 3 दूनी 6 और 6 चौके 24। तो यहां पर कितना प्राप्त हो जाएगा? 12 प्राप्त हो जाएगा बच्चों। तो 12 प्राप्त हो जाएगा, जो कि कैसा है? धनात्मक है। जो कि कैसा है? धनात्मक है। अब b वर्ग ऋण 4ac का मान धनात्मक है, इसका मतलब मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे। नेक्स्ट 38वें नंबर पर है द्विघात समीकरण में मूलों की अधिकतम संख्या 2 होती है। द्विघात समीकरण में मूलों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अभी बताया मैंने त्रिघात समीकरण में मूलों की अधिकतम संख्या 3 होती है। रैखिक समीकरण में देखिए मूलों की अधिकतम संख्या 1 होगी, एक ही मूल होगा, है ना। हमें ये ध्यान रखना है कि अधिकतम घात यदि 1 है तो समीकरण रैखिक है, अधिकतम घात यदि 2 है तो समीकरण द्विघात है, और अधिकतम घात यदि 3 है तो समीकरण त्रिघात है। आगे देखिए एक हमारे पास समीकरण है x ऋण 1 पूरे की घात 2 बराबर 0 के हल होंगे। क्या होंगे? x बराबर 1 होंगे। देखिए कैसे होंगे, क्या हो जाएगा? इसे हम लिख देंगे x ऋण 1 पूरे की घात 2 है तो x ऋण 1 गुणा x ऋण 1 बराबर 0। जब पहले वाले x ऋण 1 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 1 होगा, तथा जब दूसरे वाले x ऋण 1 को हम 0 के बराबर रखेंगे तो भी x बराबर 1 होगा। तो समीकरण के जो मूल होंगे x बराबर 1 1 प्राप्त होंगे। अब हमारे पास 40वें नंबर पर है। 40वें नंबर पर देखिए एक समीकरण px बराबर 0 है जहां px घात 2 का बहुपद हो, समीकरण कहलाता है। सही बात है, घात 2 के बहुपद को जब हम 0 के बराबर कर देते हैं तो वह रैखिक द्विघात समीकरण कहलाता है ना। द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद को यदि हम 0 के बराबर कर देते हैं तो द्विघात समीकरण हो जाता है। हमारे पास
px एक द्विघात बहुपद था। इस px को जब हमने शून्य के बराबर लिख दिया तो ये द्विघात समीकरण बन गया। समांतर श्रेणियों में सबसे पहले नंबर पर है एपी 3/2, 1/2, ऋण 1/2, ऋण 3/2 डैश 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 के लिए प्रथम पद एवं सार्वांतर क्रमशः 3/2 और ऋण 1/2 है। कैसे निकलेगा? तो प्रथम पद मतलब जो सबसे पहले नंबर पर है वही तो प्रथम पद है ना। तो प्रथम पद कितना है? 3/2 है। बहुत आसान है, 3/2 प्रथम पद है, प्रथम पद निकालना बहुत आसान है। फिर द्वितीय पद जब हमको निकालना है तो देखिए ये दूसरा पद जो है 1/2 है। सार्वांतर जब हमें निकालना है तो सार्वांतर कैसे निकलता है? देखिए यहां पर दूसरा पद हमारा है 1/2, उसमें से पहले पद को घटा देते हैं 3/2, तो कितना आ जाएगा? दोनों के हर समान है, 2 का 2, 1 ऋण 3 यानी 3 में से 1 गया तो ऋण 2/2, और जब हम इसे काटेंगे तो कितना आएगा? ऋण 1। तो डी का मान कितना आया? ऋण 1। इस तरह से सार्वांतर निकालना बहुत आसान है। दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पर सार्वांतर प्राप्त होता है। और प्रथम पद तो पहले नंबर का पद, प्रथम पद जो पंक्ति में सबसे पहले नंबर पर होता है वो बच्चा प्रथम स्थान पर रहता है, पहला बैठा है ना। वैसे ही समांतर श्रेणियों में भी सबसे पहले नंबर का जो पद होता है वो प्रथम पद कहलाता है। चलिए अब यहाँ पर 42 नंबर पर है, एक एपी दी गई है 10, 7, 4 डैश 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 का तीसरा पद ऋण 77 है। कैसे है? तो हमारे पास सबसे पहले एक एपी है। एपी क्या है? 10, 7, 4 डैश डैश डैश। इसका हमको कौन सा पद ज्ञात करना है? तीसरा पद ज्ञात करना है। तो तीसरा पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रथम पद इसका कितना है? 10 है। प्रथम पद 10 है। सार्वांतर कितना है? तो सार्वांतर डी बराबर हो जाएगा 7, बाद वाले 7 में से पहले वाले 10 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? ऋण 3 हो जाएगा। सार्वांतर कितना हो जाएगा? ऋण 3 हो जाएगा। अब हमें कौन सा पद ज्ञात करना है? तीसरा पद यानी A30 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों? A30 ज्ञात करना है। A30 ज्ञात करना है जिसमें हम इसे लिख सकते हैं A + 30 - 1D। ये सूत्र है। सूत्र क्या है? AN बराबर A धन N - 1D। इस तरह का सूत्र है। तो हम ध्यान क्या रखें? इस तरह तीसरा पद हमें यदि ज्ञात करना है तो हमें यह ध्यान रखना है कि एक होगा राजा यानी एक होगा प्रथम पद ए, और उसके साथ 30 लोग बस जा सकते हैं। कुल 30 लोग जाना है। A30 लिखा है ना यहाँ पर, यानी एक होगा राजा और 29 होंगे सिपाही। A धन 29D मिलेंगे तब बनेगा A30। तो बहुत आसान है। यहां पर हम A30 का मान बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। A का मान कितना है? 10 है सर। फिर 29 तो 29 रहेगा। D का मान कितना है? ऋण 3 है सर, ये रख दीजिए। तो कितना प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर? 10 और 29 दिया 87, तो ऋण कितना हो जाएगा? 87। अब बड़ी संख्या के सामने ऋण का चिन्ह है, 87 के सामने 10 घट जाएगा तो ऋण 77। A30 का मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? ऋण 77 प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर आ गया ऋण 77। अब लेते हैं अगला। एपी हमें दिया गया है, इसका 11वां पद 22 है। कैसे निकलेगा 11वां पद? अभी बताया मैंने, A11 बराबर 1 राजा और 10 सिपाही, यानी एक प्रथम पद और 10 सार्वांतर मिलके A11 बनाते हैं। तो रख दीजिए। A का मान कितना है? ऋण 3 है, धन 10, और D का मान कितना है? बाद वाले में से पहले वाले को घटाना होता है, यानी ऋण 1/2 और एक घटाने का चिन्ह, उसमें से पहले वाला पद कितना है? ऋण 3 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? ऋण 1/2, ऋण का हो गया धन 3। अब 3 के बटे भी कुछ नहीं है तो 1 लिख दीजिए, और दोनों के हर समान करने के लिए ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दीजिए, तो नीचे आ गया 2 का 2। तो अब ऊपर क्या हो जाएगा? ये वाला ऋण 1 और ये वाला 3 दूनी 6, तो आ गया 5/2। सार्वांतर कितना है? 5/2 है। 2 से 10 कट जाएगा, 2 पंचे 10, ऋण 3 धन 5 25, 25 में से 3 गया तो 22। हमें A11 का मान कितना प्राप्त हुआ? 22 प्राप्त हुआ।
है ना बच्चों, आसान। बस यही चीज पूछी जाती है। हमारे पास 44वें नंबर में है 3, 6, 9 डैश 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 का कौन सा पद 27 है। वैसे तो ये 3 का पहाड़ा है, लेकिन फिर भी हमें इसे नियम से ही हल करना है। हमारे पास एपी है इस तरह से, और इसमें हम देखेंगे कि प्रथम पद कितना है, 3 है। सार्वांतर डी कितना है, 6 में से जब 3 घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 3। यानी सार्वांतर डी कितना है, 3 है। तो कौन सा पद 27 है, एन का मान हमें ज्ञात नहीं है। अब ए एन का मान हमें ज्ञात है, ए एन का मान हमें ज्ञात है। एन बराबर ए धन एन माइनस 1d, ये हमारा फॉर्मूला है। ए एन का मान कितना दिया हुआ है, देखिए 27, एनवा पद 27 दिया हुआ है, तो रख देंगे यहां पर 27। ए का मान है 3 धन एन माइनस 1, डी का मान है 3। तो अब हम इसे हल कर देंगे तो ये आ जाएगा 27 और ये 3, और यहां पर हो जाएगा धन 3 एन ऋण 3 एकम 3, तो ये धन 3 से ऋण 3 कैंसिल हो गया। 3 एन बराबर 27, तो एन बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 27 बटे 3, 3 नम 27। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9वां पद। कौन सा पद, 9वां पद 27 होगा। आगे आगे यहां पर देखिए 45वें नंबर पर है, किसी श्रेणी का प्रथम पद 7 तथा सार्वांतर ऋण 2 हो तो प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, यहां पर क्या दिया हुआ है, प्रथम पद ए बराबर कितना है, 7 है, और सार्वांतर डी बराबर ऋण 2 है। दो चीजें हमें दी गई हैं, प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। तो एपी हमारी क्या होती है, वास्तव में एपी हमारी कुछ इस तरह से होती है। ए होता है पहला पद, दूसरा पद होता है ए प्लस डी, तीसरा पद होता है ए प्लस 2d, डी बढ़ते जाते हैं। ए तो स्थायी होता है लेकिन डी बढ़ते जाते हैं। ए प्लस 3d होता है चौथा पद। तो एपी किस तरह से हो जाएगी, यहां पर हम देखते हैं। ए के स्थान पर तो 7 रहेगा, ए प्लस डी यानी 7 धन ऋण 2, ए प्लस 2d यानी 7 धन 2 गुणा ऋण 2, और ए प्लस 3d यानी 7 धन 3 गुणा ऋण 2। अब जब हम इसे हल करेंगे तो एपी हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, 7, और 7 में से 2 गए तो 5, फिर 7 में से 2 दूनी 4 गए तो 3, और 7 में से 3 दूनी 6 गया तो 1। इस तरह से हमें एपी प्राप्त हो जाएगी बच्चों। एपी कैसे प्राप्त हो जाएगी, ए प्रथम पद, ए प्लस डी दूसरा पद, ए प्लस 2d तीसरा पद, और ए प्लस 3d चौथा पद से। अब देखिए हमारे पास 46वें नंबर में है, समांतर श्रेणी में ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है, तब A7 बराबर 4 होगा। A7 कैसे निकालेंगे, A7 मतलब एक राजा और 6 सिपाही, ये हो गया। हमें कौन कौन दिया हुआ है, हमें n बराबर 7 यानी 7वां पद है ना, इसलिए हमने A7 निकाल लिया। A बराबर 28 दिया हुआ है और D बराबर ऋण 4 दिया हुआ है, इन्हीं दो चीजों की जरूरत है। तो A7 हमारा कितना हो जाएगा, देखिए A बराबर कितना है 28 और 6, D का मान कितना है ऋण 4, तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 28 ऋण 6 चौके 24। तो A7 का मान कितना प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। ये इस तरह से A7 4 प्राप्त होगा। 3 के गुणज प्रथम 5 पदों का योगफल 45 है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास 3 के गुणज जो हैं, 3 के गुणज हम करते हैं, हमारे पास प्रथम 5 पद यानी हमारे पास एपी किस रूप में है, देखिए 3, 6, 9, 12, 15, ठीक है, परिमित है ये एपी, सीमित है। अब इसमें प्रथम 5 पदों, 5 ही पदों का करना है योगफल, तो प्रथम 5 पद आगे भी जा सकती है 3 के गुणज की श्रेणी, इससे हम प्रथम 5 पदों का, ये आगे भी जा सकती है लेकिन हमें केवल इन शुरू के 5 पदों का योग ज्ञात करना है। तो 5 पद ज्ञात करने के लिए n बराबर कितना है 5 है, प्रथम पद a बराबर कितना है 3 है, सार्वांतर d बराबर कितना है, बाद वाले 6 में से शुरू वाले 3 को हटा देंगे तो 3 है। प्रथम पद है, पदों की संख्या है, सार्वांतर है,
तो हमें क्या निकालना है, 5 पदों का योग निकालना है कि वास्तव में वो 45 आता है क्या। S5 निकालना है, S5 निकालना है तो पहले हम सूत्र लिख लें। सूत्र क्या है, Sn बराबर, सूत्र हमारा क्या है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1t। इस तरह से हम इस सूत्र का इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहां पर हम n का मान कितना निकाल लेंगे, n का मान है 5/2, 2a का मान है 3 प्लस फिर से n का मान है कितना, n का मान है 5 ऋण 1 और d का मान है 3। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। 3 दूनी 6 धन 5 में से गया 4 दिया 12, तो ये हो जाएगा 5/2 गुणा 18 और 18 ये देखिए 9 पाना 45 हमें प्राप्त हो गया। ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका एक और है कि हम Sn कैसे निकालेंगे। Sn बराबर, Sn यदि हमें निकालना है तो हमें क्या देना है, n/2 a प्लस l। प्रथम पद भी ज्ञात है हमें और अंतिम पद भी ज्ञात है। देखो प्रथम पद यहाँ 3 है और जो पद हमें ज्ञात करना है पांचवा वो कितना है, 15 है। तो दोनों रख देंगे और n का मान 1 2 3 4 5 है, यहाँ रख देंगे 5/2। प्रथम पद हो गया 3, अंतिम पद हो गया 15, तो ये हो गया 5/2 गुणा 18, 2 9 18 और 9 पाना 45। इस तरह से हम कर सकते हैं बच्चों 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। अगला है समांतर श्रेणी 5 8 11 14 डैश 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 का 10वां पद 32 होगा। अब 10वां पद हमें ज्ञात कर लेना है। कैसे ज्ञात होगा, तो देखिए यहां पर हम 10वां पद ज्ञात कर लेते हैं। हमें श्रेणी जो दी गई है एपी जो दी गई है वो क्या दी गई है, एपी दी गई है हमें 5 8 11 14 डैश डैश डैश। इसका प्रथम पद a बराबर 5 है, b बराबर 8 ऋण 5 मतलब 3 है, बाद वाले में से पहले वाले को घटा दिया ना। फिर 10वां पद ज्ञात करना है तो a10 क्या होगा बताइए, a प्लस 9b होगा। a प्लस 9d होगा तो a का मान है 5 प्लस 9 और d का मान है 3, तो ये हो जाएगा 5 धन 9 तिया 27, 27 और 5 मिलकर हो जाएंगे 32। तो a10 का मान कितना हो जाएगा, 32। यहाँ a10 का मान 32 है बच्चों। अब हम लेते हैं अगला। यहां पर है समांतर श्रेणी के कोई दो लगातार पदों का अंतर सार्वांतर कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। किसी समांतर श्रेणी के कोई दो लगातार पदों का अंतर बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटाना, ये ध्यान रखना है। अंतर शब्द का प्रयोग उतना बेहतर नहीं है, हमें बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटाना है, तो वो क्या कहलाएगा, सार्वांतर कहलाएगा। दो लगातार पदों को बाद वाले में से पहले वाले को घटाने पर जो मान प्राप्त होगा वो सार्वांतर कहलाता है। 50वां है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a सार्वांतर d है तो पदों की संख्या n हो। तो हमारे पास देखिए प्रथम पद क्या हो, a हो, सार्वांतर d हो, पदों की संख्या n हो, तो समांतर श्रेणी का nवां पद का क्या सूत्र है, an बराबर a धन n-1d है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। nवें पद का सूत्र क्या है, an बराबर a धन n-1d है। फिर समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn बराबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1d। यहां पर रख देंगे Sn का मान, और यदि हमें अंतिम पद ज्ञात है तो हम लिख देंगे Sn बराबर n/2 a प्लस l। इस तरह से भी हम मान रख सकते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा त्रिभुज। त्रिभुज में देखिए सबसे पहले नंबर पर है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या है, देखिए यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। देखिए यदि किसी त्रिभुज, तो यहां पर हम ले लेते हैं, यदि किसी त्रिभुज की
एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। इसका मतलब एक भुजा कौन सी थी, BC है, BC के समांतर हमने कौन सी भुजा खींचा, रेखा L खींच दिया, जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, कौन से बिंदु पर काट रही है, D पर और इस तरफ E पर काट रही है ना, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, AD को D पर और AC को E पर काट रही है। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार AD बटे DB बराबर AE बटे EC होता है। बच्चों ये हमें ध्यान रखना है कि ये AD बटे DB किसके बराबर होता है, AE बटे EC के बराबर होता है। ये थेल्स प्रमेय का कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान रखिए। सभी व्रत समरूप होते हैं। जितने भी प्रकार के हम व्रत बनाएंगे वो सभी व्रत कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। सबसे पहले हम यहां देख लेते हैं कि सभी व्रत समरूप कैसे होते हैं। तो देखिए यहां पर हम शेप बनाते हैं। पहला शेप ले लेता हूं मैं व्रत का। ये देखिए, आप कितने भी प्रकार के व्रत बनाइए, ये देखिए छोटा हो बड़ा हो, छोटा हो बड़ा हो, छोटा हो, कैसा भी व्रत हो, ये सभी प्रकार के व्रत समरूप होते हैं। इनके देखिए ये सभी एक समान आकार के दिख रहे हैं। इनके आमाप भले ही भिन्न भिन्न हो सकते हैं पर इनके आकार बिल्कुल समान दिख रहे हैं, इसलिए सभी व्रत समरूप होते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हम लेते हैं सभी वर्ग समरूप होते हैं। इसी प्रकार देखते हैं सभी वर्ग हम ले लेते हैं यहां पर शेप में। तो यहां पर वर्ग ले लिया। जितने भी प्रकार के हम वर्ग बनाएंगे ये सभी वर्ग कैसे होते हैं, ये देखिए, ये सभी वर्ग समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। जितने भी आप समबाहु त्रिभुज लेंगे वो सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। ये देखिए सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। उनके आकार समान होते हैं, आमाप उनके भिन्न भिन्न हो सकती है। तो भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज या त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। तो देखिए आप भुजाओं की संख्या यदि समान है तो दो बहुभुज, कोई भी आप बहुभुज ले लीजिए, वो कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। कोई भी भुजाओं की संख्या समान वाले दो बहुभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। ये देखिए ये समरूप है। उनके संगत कोण बराबर हो तथा संगत भुजाएं समानुपाती हों। कब होंगे ये समरूप, जब उनके संगत कोण कैसे हो, ये वाले कोण आपस में, ये वाला कोण आपस में इसके, ये कोण इसके, ये कोण इसके और ये कोण इसके बराबर हो, संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो ये बहुभुज के लिए जो नियम है वही त्रिभुज के लिए नियम है। तो त्रिभुज के लिए क्या हो जाएगा, हम अब ले लेते हैं त्रिभुज। तो कोई दो त्रिभुज ले लिया मैंने। भुजाओं देखिए दो त्रिभुज है ना, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो यहां पर हमको एक बात का ध्यान रखना है कि त्रिभुजों में समरूपता के लिए एक मजे की बात यह है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण यदि बराबर हो गए, संगत कोण यदि बराबर हो गए तो संगत भुजाएं अपने आप समानुपाती हो जाती हैं। संगत कोण बराबर हो तो संगत भुजाएं समानुपाती हो जाती हैं और त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। या संगत भुजाएं समानुपात में हैं तो संगत कोण बराबर हो जाते हैं और त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। लेकिन ज्यादा भुजाओं वाले बहुभुज में यह आवश्यक नहीं है। अब हमें यह ध्यान रखना है त्रिभुज के लिए। तो दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो एवं संगत भुजाएं समानुपाती हो। अब 56 नंबर पे है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। बिल्कुल सही, यह थेल्स का विलोम कथन है कि यदि एक रेखा है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है, यानी ABCDE में AD बटे DB
और ए बटे ई सी यदि हमें ज्ञात है तो हम कह सकते हैं कि डी वास्तव में बीसी के समांतर है। ये बीसी के समांतर कौन है? डी है। कब कह सकते हैं? जब उन दोनों के जो भुजाएं हैं, भुजाओं का एडी बटे डीबी बराबर ए बटे ईसी का अनुपात समान हो तो हम कहेंगे कि दोनों जो है भुजाएं, ये जो बीसी डी के समांतर है, डी बीसी के समांतर है। अब त्रिभुजों के लिए समरूपता की कसौटियों पर बात करेंगे। कसौटियां क्या है? तो देखिए यहां पर कोण 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 समरूपता। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो जाती हैं और इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। ऑटोमेटिक हो जाता है त्रिभुज में ये। संगत कोण यदि बराबर है तो संगत भुजाएं समानुपाती हो जाती हैं और इसलिए केवल पहले त्रिभुज के 3 कोण दूसरे त्रिभुज के 3 कोणों के संगत कोणों के बराबर हो तो हम कह देंगे दोनों त्रिभुज समरूप हैं। दूसरी कसौटी लेते हैं 58 नंबर पर, कोण कोण समरूपता उप प्रमेय। इसी कसौटी की एक उप कसौटी है। तो देखिए दो कोण में हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश है। मान लो एक कोण 60 हो गया, एक कोण 70 हो गया, तो तीसरा निश्चित रूप से 50 होगा क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हमें तीनों कोणों को बराबर दिखाने की आवश्यकता नहीं है। कोई दो कोणों के जोड़े भी यदि आपस में बराबर हो गए हैं तो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, दो संगत कोणों के बराबर हों। अब देखिए भुजा 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 समरूपता जो है, भुजा 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 समरूपता की कसौटी क्या है? यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समान अनुपात में हो तो अपने आप संगत कोण बराबर हो जाते हैं और दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। अगली कसौटी है भुजा कोण भुजा साइड एंगल साइड। तो यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखिए यदि कोई दो त्रिभुज है हमारे पास, ये दोनों त्रिभुजों में हमें समरूपता का पता करना है तो हमें ये देखना है कि कोण बराबर हो और इस कोण को जो बनाने वाली जो भुजाएं हैं ये जो है ये आपस में समान अनुपात में हो। ये समान अनुपात में होने का मतलब है कि AB बटे, मान लो ये PQR है तो AB बटे PQ बराबर BC बटे QR है ना, ये हो समान अनुपात में हो भुजाएं। और कोण B किसके बराबर हो? कोण Q के बराबर हो तो हम कहेंगे कि समरूपता की कसौटी कौन सी है? भुजा कोण भुजा। इस तरह से अब हम आगे देखते हैं। चैप्टर नंबर 7 है निर्देशांक ज्यामिति। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। ये ध्यान रखना है बच्चों कि मूल बिंदु जो होता है, देखिए एक्स एक्सिस वाई अक्ष और एक्स अक्ष दोनों के कटान बिंदु को हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं इस बिंदु को, और इसके निर्देशांक होते हैं 0 0। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। फिर एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है। तो ध्यान रखेंगे हम कि एक्स अक्ष पर हम कोई भी बिंदु ले लें, यहां पर ये y अक्ष है, एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष पर हम कोई भी बिंदु ले लें, जैसे यहाँ पर हम 0 0 से चलना शुरू कर रहे हैं तो देखिए ये बिंदु क्या है? ये बिंदु है 1 0। ये बिंदु क्या है? ये बिंदु है 2 0। ये बिंदु क्या है? ये बिंदु है 3 0। मतलब हम केवल एक्स अक्ष पर ही चल रहे हैं, वाई अक्ष पर नहीं चल रहे हैं। तो एक्स अक्ष पर वाई का निर्देशांक 0 होता है, एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक 0 होता है। ऐसे ही अब हम वाई अक्ष पर चलेंगे मात्र तो क्या हो जाएगा? ये बिंदु है 0 1, ये बिंदु है 0 2, ये बिंदु है 0 3। मतलब वाई अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है। अब देखिए ये बिंदु क्या है? ऋण 1 0। ये बिंदु क्या है? ऋण 2 0, ऋण 2 0 है। फिर ये बिंदु क्या है? ऋण 3 0। इस तरह से, इसी तरह से यहां पर बिंदु देखिए, ये वाला बिंदु क्या है? ये बिंदु है 0 ऋण 1, ये बिंदु है 0 ऋण 2,
ये बिंदु है 0 ऋण 3, यानी y अक्ष के प्रत्येक बिंदु पर x निर्देशांक शून्य होता है, ये देखिए, और x अक्ष के प्रत्येक बिंदु पर y निर्देशांक शून्य होता है, ये देखिए। इस तरह से हमें इन बातों का ध्यान रखना है। अगला है, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उसके y निर्देशांक के बराबर होती है। x अक्ष से दूरी, जैसे बिंदु 2, 3 की x अक्ष से दूरी 3 इकाई है। बिंदु 2, 3 की x अक्ष से दूरी कितनी है? 3 इकाई है। यहां देखो, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, अब यहां पर ये बिंदु है, मान लो ये बिंदु कितना है? 2, 3 है। ये बिंदु क्या है? 2, 3 है, यानी x बराबर 2 और y बराबर 3। ये मिलाया, ये मिलाया, है ना। बिंदु 2, 3 है, तो इसकी पूछा है कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उसके y निर्देशांक के बराबर होती है, कैसे होगी? ये है हमारा x अक्ष। इस x अक्ष से ये बिंदु कितनी दूरी पर है? तो देखिए, 1 इकाई यहां तक है, 2 इकाई यहां तक है, 3 इकाई। x अक्ष से ये बिंदु कितनी दूरी पर है? 3 इकाई दूरी पर है। अरे 3 इकाई तो y निर्देशांक है, यानी किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उसके y निर्देशांक के बराबर होती है। यह है हमारा y अक्ष। y अक्ष से इस बिंदु की दूरी कितनी है? यहां से यहां तक 1 इकाई है, देखो 1 इकाई है ना, यहां से यहां तक 2 इकाई है। तो y अक्ष से इस बिंदु की दूरी कितनी है? अरे ये तो x निर्देशांक के बराबर है। तो किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी y निर्देशांक के बराबर और किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी x निर्देशांक के बराबर होती है। जैसे यहां लिखा है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उसके x निर्देशांक के बराबर होती है। बिंदु 2, 3 की y अक्ष से दूरी 2 इकाई है। अब आगे आया बिंदु xy की मूल बिंदु से दूरी। ये जो बिंदु है, मान लो xy है, ये बिंदु कौन है? xy है। इसकी मूल बिंदु 0, 0 से दूरी कितनी होगी? x2 - x1 पूरे का वर्ग अंडर रूट के अंदर, धन y2 - y1 पूरे का वर्ग। तो हमें जब पता चला कि पहला बिंदु तो मूल बिंदु ही है, इसलिए यहां पर दूसरे बिंदु को xy यदि मानेंगे तो x वर्ग धन y वर्ग प्राप्त हो जाएगा। तो किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी अंडर रूट x² प्लस y² है। आगे हमारे पास बिंदुओं a बराबर दिया है x1 y1 और b बराबर दिया है x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? मध्य बिंदु के निर्देशांक, जैसे हमारे पास एक बिंदु है x1 y1 और दूसरा बिंदु है x2 y2। इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक, बीचों बीच का बिंदु कैसे निकालते हैं? बीचों बीच का बिंदु कैसे निकालते हैं? जैसे हम माध्य निकालते हैं वैसे। ये देखिए, पहला x का मान कैसे निकलेगा? x1 धन x2 बटे 2, और y का मान कैसे निकलेगा? y1 धन y2 बटे 2। दोनों को जोड़ के उनका आधा कर देना, तो वो होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक। आगे दिया हुआ है बिंदुओं 2, 3 एवं 4, 1 के बीच की दूरी 2 करनी 2 है। तो कैसे है? तो यहां पर हम निकाल लेते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मान लो बिंदु कौन है? ए बी है, तो अंडर रूट हो जाएगा x2 - x1 पूरे का वर्ग धन y2 - y1 पूरे का वर्ग। तो हम यहां पर मान लेते हैं कि a x1 y1 की वैल्यू क्या दी गई है? यहां पर x1 y1 की वैल्यू 2, 3 दी गई है, और b x2 y2 की वैल्यू कितनी दी गई है? यहां पर 4, 1 दी गई है। तो यहां पर हम मान रख देंगे, तो क्या प्राप्त हो जाएगा? ए बी बराबर अंडर रूट। अब यहां पर x2 मतलब 4, x1 मतलब 2, 4 ऋण 2 पूरे का वर्ग धन y2 मतलब 1, y1 मतलब 3 पूरे का वर्ग। तो ए बी हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? ए बी हमें प्राप्त हो जाएगा अंडर रूट 4 ऋण 2 मतलब 2 का वर्ग धन ऋण 2 का वर्ग। तो ए बी हमें प्राप्त हो जाएगा 4 ऋण 2 का वर्ग भी कितना? 4। तो ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 8। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2। अब 2 का जोड़ा बन गया तो बाहर हो जाएगा 2 करनी 2। यहां पर 2 करनी 2 इकाई हमें प्राप्त हुआ, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। नेक्स्ट लेते हैं। अगला है हमारे पास 69 नंबर में, बिंदुओं ए बी एवं -a - b के बीच की दूरी 2 करनी a वर्ग धन b वर्ग है। कैसे है? तो यहां पर भी हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी बराबर अंडर रूट x2 - x1 पूरे का स्क्वायर प्लस y2 - y1 पूरे का स्क्वायर, फार्मूले को लगाकर इन मानों को रखना पड़ेगा। तो चलिए रख देते हैं हम। यहां पर कितना आ जाएगा? ए बी बराबर x2। यहां पर हम पहले मान लें कि a बराबर कितना है? a x1 y1 बराबर हमें दिया गया है ए बी,
और b x2y2 बराबर हमें क्या दिया गया है, माइनस a माइनस b दिया गया है। तो मान रख देंगे हम, क्या हो जाएगा, ऋण a और एक परमानेंट वाला ऋण लगेगा, फिर a पूरे का वर्ग धन ऋण b, फिर ऋण b पूरे का वर्ग, एक ऋण ये लगा और ये b, तो ये हो जाएगा ऋण 2a पूरे का वर्ग और फिर ये हो जाएगा धन ऋण 2b पूरे का वर्ग। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4a वर्ग धन 4b वर्ग। अब 4 को अंदर हम कॉमन ले लेंगे, तो 4 को कॉमन ले लिया तो a वर्ग धन b वर्ग और 4 का वर्गमूल निकला 2 बाहर, तो अंदर हो जाएगा a वर्ग धन b वर्ग। यही हमारा आंसर है बच्चों। इस तरह से हम इसे यहाँ पर हल कर सकते हैं। आगे है हमारे पास बिंदुओं 4 ऋण 3 और 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करने वाला बिंदु 7 1 है। तो विभाजक बिंदु के निर्देशांक कैसे निकलते हैं? विभाजक बिंदु के निर्देशांक, सबसे पहले हमें बिंदुओं को मान लेना है। तो हमने मान लिया कि a x1 y1 बराबर कितना है, 4 ऋण 3 है और b x2 y2 बराबर कितना है, 8 5 है और उनके विभाजक बिंदु के निर्देशांक m1 बटे m1 अनुपात m2 कितना है, 3:1 है। तो विभाजक बिंदु का निर्देशांक यानी विभाजक बिंदु दोनों का क्या है, मान लो ये a और b का विभाजक बिंदु यहाँ पर 3:1 में विभाजित कर रहा है। तो थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ी ज्यादा लंबी लाइन रहेगी। 3:1 में विभाजक बिंदु के निर्देशांक हम मान लेते हैं p x y है। x y यदि विभाजक बिंदु के निर्देशांक लेंगे तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 धन m2। इसी प्रकार y की वैल्यू कैसे निकलेगी, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 धन m2। अब बस इसमें केवल मान रखना होता है। m1 हमारा कितना है, 3 है। x2 कितना है, x2 देखिए, x2 हमारा 8 है धन m2 है हमारा 1 और x1 है हमारा 4 पूरे के बटे 3 धन 1, यानी यहाँ हो जाएगा 8 3 24 25 26 27 28 के बटे 4 4 सत्ते 28। इसी तरह से y की वैल्यू कैसे निकलेगी, m1 है हमारा 3, y2 देखिए यहाँ पर कितना है, 5 है, 3 गुणा 5, m2 है हमारा 1 और y1 है हमारा ऋण 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 धन 1। तो ये प्राप्त हो जाएगा 5 दिया 15 में से 3 एकम 3 कम हो जाएंगे, 15 ऋण 3 बटे 4, तो ये हो जाएगा 12 बटे 4 यानी 4 दिया 12। तो निर्देशांक होगा, यहाँ आ गया 7 और यहाँ हो गया 3। तो विभाजक बिंदु के निर्देशांक 7 3 है। अब ले लेते हैं हमारा 8वां चैप्टर, त्रिकोणमिति का परिचय। तो देखिए यहां पर हमें त्रिकोणमिति अनुपातों साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा का आपस में सबसे पहले संबंध, कौन किसके व्युत्क्रम है, यह भी हमें जानना है। तो सबसे पहले हमें यही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है 71 नंबर पर मैंने लिख लिया है साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। अब यहां पर देखिए दूसरे नंबर पर है कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, तो उसे हम ले लेंगे सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। अब इन दोनों का जब आपस में गुणा कर देंगे, यहां पर देखिए कॉस थीटा इस तरफ आ जाएगा, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा या सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 हो जाएगा। उसी प्रकार यहां पर भी देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा। यहां पर देखिए टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा जब करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। यहां पर हमारी जो पहली सर्वसमीका है वो है साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा बराबर 1। तो साइन वर्ग थीटा अकेला क्या हो जाएगा, 1 ऋण कॉस वर्ग थीटा। कॉस वर्ग थीटा को यदि हम अकेला कर देंगे तो क्या होगा, कॉस वर्ग थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 1 ऋण साइन वर्ग थीटा। अब यहां पर है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, है ना। दूसरी सर्वसमीका है। अब इसको हम टेन वर्ग थीटा अकेला चाहिए यदि हमें, तो सेक वर्ग थीटा -1 लिख सकते हैं। ऐसे ही तीसरी सर्वसमीका है 1 प्लस कॉट वर्ग थीटा
बराबर कॉसेक वर्ग थीटा। कॉट वर्ग थीटा यदि अकेला चाहिए तो कॉसेक वर्ग थीटा -1। इस तरह से हमें इन्हें अच्छी तरह से तैयार कर लेना है बच्चों। फिर हमारे पास है यहाँ त्रिकोणमिति सारणी के मानों को हमें अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 3/2 और साइन 90 का मान 1। इसी प्रकार कौशिक, कौशिक क्या है, उसका व्युत्क्रम है, तो कौशिक 0 क्या हो जाएगा, अनंत। कौशिक 30 2, कौशिक 45 2, कौशिक 60 2/3 और कौशिक 90 1 हो जाएगा। इसी प्रकार कॉस 0 1 है, कॉस 30 3/2 है और आगे देखिए कॉस 45 1/2, कॉस 60 2 और कॉस 90 0 है। यहां पर देखिए कॉस का व्युत्क्रम सेक है, सेक 0 1, सेक 30 2/3, सेक 45 2, सेक 60 2 और सेक 90 अनंत या परिभाषित नहीं। आगे हो जाएगा 79 नंबर पर tan 0, tan 0 की वैल्यू है 0, tan 30 1/3, tan 45 1, tan 60 अंश 3 और tan 90 परिभाषित नहीं अनंत है, अपरिभाषित। फिर कॉट जो है tan का व्युत्क्रम है, कॉट 0 अपरिभाषित, कॉट 30 3, कॉट 45 1, कॉट 60 1/3 और कॉट 90 की वैल्यू 0 है। इन्हें मुख्य रूप से हमें तैयार कर लेना है। फिर 80 नंबर पर है साइन 60 इंटू कॉस 30 धन कॉस साइन 30 इंटू कॉस 60 का मान। इस तरह से हमें त्रिकोणमिति अनुपात दे दिए जाएंगे और उनके मान रखकर हमें हल करना होगा। इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, वो हमें बनना चाहिए बच्चों। अब देखिए साइन 60 का मान है 3/2, कॉस 30 का मान भी है 3/2, साइन 30 का मान है 1/2 और कॉस 60 का मान भी है 1/2। 3 और 3 का गुणा हुआ तो 3 हो गया, 2 और 2 2 दूनी 4 हो गया। फिर 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, दोनों के हर में क्या आया, हर समान है, 4 आ गया, 3 धन 1 तो हो गया 4/4। जब कटेगा तो कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। तो इसका मान कितना आया, 1 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग की भी हमें वस्तुनिष्ठ करना है। यहां ध्यान रखना है, सामान्यतः यहां से सही जोड़ी में प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छी तरह से आप त्रिकोणमिति का परिचय से सही जोड़ी में प्रश्न होते हैं, तो आप इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। अब हम पहुंचते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में। यहां पर देखिए प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। ये प्रेक्षक की आंख है। प्रेक्षक यदि किसी वस्तु को देख रहा है, इस रेखा को ही हम क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। आंखों की सीध से जमीन के समांतर जो रेखा होती है वो होती है क्षैतिज रेखा, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा और इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच ऊपर की वस्तु को देखने के लिए जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण और नीचे की वस्तु को देखने के लिए जो कोण बनता है उसे बोलते हैं अवनमन कोण। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। तो दृष्टि रेखा फिर से एक बार सुन लीजिए, प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा होती है। दूसरा देखिए, देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि यह क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है, अर्थात वह स्थिति जब वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को ऊपर उठाना होता है। सिर को यदि हम ऊपर उठा रहे हैं किसी वस्तु को देखने के लिए तो ये कोण उन्नयन कोण कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है। अब देखी गई वस्तु का अवनमन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है। इतनी लाइन तो दोनों में है, जबकि क्षैतिज रेखा स्तर से अब हमें क्या करना है, जबकि वस्तु क्या है, क्षैतिज स्तर से नीचे की ओर हो, अर्थात जबकि वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को झुकाना पड़ता है। अब वस्तु कैसी है, मान लो यहां पर हम एक भवन पर खड़े हैं, नीचे किसी वस्तु को देख रहे हैं, ये है हमारी क्षैतिज रेखा और क्षैतिज रेखा और ये हुई हमारी दृष्टि रेखा। इनके बीच का जो कोण होगा यह होगा अवनमन कोण, नीचे की वस्तु को देखने के लिए अवनमन कोण। तो देखिए क्षैतिज रेखा एवं दृष्टि रेखा के बीच बना कोण उन्नयन कोण होता है, जबकि वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को ऊपर उठाना होता है। ठीक है, बहुत आसान है। फिर दूसरा देखिए, क्षैतिज रेखा एवं दृष्टि रेखा के बीच बना कोण अवनमन कोण होता है, जबकि वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को नीचे झुकाना होता है, अवनमन कोण होता है। एकदम सरल है बच्चों। अब आगे देखिए, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश तब 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाली मीनार की ऊंचाई 30 करनी 3 मीटर होगी। हमें मुख्य रूप से इन तीन मानों को याद रख लेना है। tan 30 अंश 1/3, tan 45 अंश 1
और tan 60 अंश करणी 3, इन मानों को विशेष रूप से याद रखना है बच्चों। सूर्य का उन्नयन कोण हमें 60 अंश तब जब 30 मीटर की लंबी छाया बनाने वाली मीनार की ऊंचाई 30 करणी 3 मीटर। अब देखिए 30 मीटर लंबी क्या बनी है, छाया बनी है ना, ये मीनार है। अब हमें क्या करना है, उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, मीनार की ऊंचाई क्या होगी, h होगी। तो tan थीटा जब हम लगाएंगे तो tan 60 अंश बराबर हो जाएगा h बटे 30 करणी 3 बराबर h बटे 30, tan 60 अंश का मान है, h बराबर 30 करणी 3 मीटर। यहाँ पर आ गया 30 करणी 3 मीटर। आगे अब 85 नंबर पर देखिए, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। अब देखिए यहां पर जमीन से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, यह है, चलिए सी है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यहां से कितने अंश का कोण बना है, 30 अंश का है। तो मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी, फिर से यहां पर हम लंब बटे आधार लगा देंगे, tan 30 अंश बराबर हो जाएगा h बटे 30। तो tan 30 अंश का मान 1 बटे करणी 3, h बटे 30, तो यहां हो जाएगा 30 बटे करणी 3 बराबर h। हम इसका हर का परिमेयकरण कर देंगे तो हो जाएगा 30 करणी 3 बटे करणी 3 और करणी 3 मिलकर हो गया 3, h बराबर हो गया 10 करणी 3। कितना हो जाएगा, 10 करणी 3 मीटर हो जाएगा। आगे देखिए, जब किसी सीधे खड़े स्तंभ की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तब सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश है। हमें हमेशा याद रखना है कि लंब मान लो 20 मीटर है और आधार भी 20 मीटर है, लंब मान लो 200 मीटर है, आधार भी 200 मीटर है, तब सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश ही होता है। यानी मीनार की ऊंचाई और छाया की लंबाई दोनों बराबर हैं तो सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश ही होता है। उन्नयन कोण 45 अंश इसलिए होता है क्योंकि tan 45 अंश का मान कितना है, 1 है। तो लंब और आधार दोनों बराबर होंगे तभी तो 20 बराबर 20 हो जाएगा ना। इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि 45 अंश उन्नयन कोण तब होता है जब लंब और आधार दोनों बराबर होते हैं बच्चों। अब आगे देखिए, एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है। हम देख रहे हैं कि 6 मीटर ऊंचा वृक्ष है, उसकी छाया कितनी है, 4 मीटर है, ठीक है। फिर उसी समय एक खंबे की छाया 50 मीटर लंबी है तो खंबे की ऊंचाई 75 मीटर हो जाएगी। कैसे होगी, देखिए ये यहां पर देखिए 50 मीटर छाया है, इसी वक्त छाया कितनी है, 50 मीटर है। खंबे की ऊंचाई हमें याद करना है। उसी वक्त जब यहां पर कोण थीटा था, यहां भी कोण क्या होगा, थीटा होगा। तो दोनों के कोण आपस में बराबर हैं, क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर पहले वाले में हो जाएगा 6/4 और दूसरे वाले में tan थीटा बराबर दूसरे वाले में हो जाएगा h/50। अब दोनों के बाएं पक्ष के tan थीटा बराबर है तो tan थीटा दोनों के बराबर है तो 6/4 बराबर h/50। तो ये हो जाएगा 3/2 और ये 50 यहाँ चला जाएगा तो 150/2 बराबर h। 150 को काटेंगे 2 से तो 75 मीटर आ जाएगा। तो 75 मीटर क्या है, यहाँ पर मीनार उसी समय खंबे की ऊंचाई है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। हमारी आंख से सीधे भूमि के समांतर रेखा क्षैतिज रेखा कहलाती है। जैसे हमारी आंख ये है और यहां से हम जो भूमि के समांतर ये रेखा है, ये क्षैतिज रेखा है, यहाँ पर हम खड़े हैं। अब यहाँ से हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, ये दृष्टि रेखा है। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच ऊपर जो कोण बनता है उन्नयन कोण होता है। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच नीचे जो कोण बनता है वो अवनमन कोण बनता है। नीचे देखने के लिए अवनमन कोण, ऊपर देखने के लिए उन्नयन कोण। लेकिन जो भूमि के समांतर होता है वो होता है क्षैतिज स्तर। फिर से देखिए, हमारी आंख से सीधे भूमि के समांतर रेखा क्षैतिज रेखा कहलाती है। आगे देखिए, किसी समय धूप में खड़े एक व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई की करणी 3 गुनी है। छाया क्या है, उसकी ऊंचाई की करणी 3 गुनी है, तब सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश होगा। कैसे होगा, देखिए धूप में खड़े किसी व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई की करणी 3 गुनी है। व्यक्ति की ऊंचाई कितनी है, x है, तो छाया क्या है, करणी 3x है। तो यहाँ पर सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, tan थीटा, यहाँ थीटा मान लिया, tan थीटा बराबर हो जाएगा x/करणी 3x। x से x कैंसिल हो जाएगा, 1/करणी 3। tan थीटा का कौन सा मान है, tan 30 अंश का मान है। तो tan थीटा बराबर, तो थीटा बराबर हो जाएगा 30 अंश। उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, 30 अंश होगा। हमें ये ध्यान भी रखना है, यदि
आधार करनी 3 गुना है तो 30 अंश का कोण बनता है, क्योंकि आधार लंबा होता है, ज्यादा दूर से ऐसा देखना पड़ता है। आधार करनी 3 गुना है तो 30 अंश का कोण बनता है, और लंब करनी 3 गुना है तो 60 अंश का कोण बनता है। यह भी हमें ध्यान रखना है, आधार और लंब दोनों बराबर है तो 45 अंश का कोण बनता है। आगे 90 नंबर में, किसी समय धूप में खड़े एक व्यक्ति की ऊंचाई उसकी छाया की करनी 3 गुना है। अब जो है छाया से ऊंचाई कैसी हो गई, करनी छाया x हो गई और ऊंचाई करनी 3x हो गई, ये हो गया। तो अब सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, फिर से हमने थीटा मान लिया, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, करनी 3x बटे x। अब x से x कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan 60 अंश का मान है ये, तो ये 60 अंश हो जाएगा बच्चों। तो हमें पता चल गया कि लंब करनी 3 गुना है तो 60 अंश का मान होगा, उन्नयन कोण होगा। आधार करनी 3 गुना हो तो 30 अंश का उन्नयन कोण होगा, और लंब और आधार बराबर है तो 35 अंश का उन्नयन कोण होगा। अब चैप्टर नंबर 10 वृत्त, वृत्त से संबंधित देखिए, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। पूरी वृत्त है और उसकी हम खींच रहे हैं स्पर्श रेखा, तो उसे केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। वृत्त को 2 बिंदुओं पर यदि कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसे हम छेदक रेखा कहते हैं। एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं कैसी हैं, ये दोनों हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे के समांतर है, तो 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ऐसी भी हम अनेक खींच सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के समांतर केवल 2 ही होती हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये स्पर्श रेखा है, ये वृत्त है, ये स्पर्श बिंदु है। ये वाला जो बिंदु है ये स्पर्श बिंदु है, जो दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु है। एक वृत्त पर अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, किंतु वृत्त के किसी एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, लेकिन वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं। लेकिन वृत्त का कोई बिंदु मान लो P है, उस पर केवल एक ही स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। यदि हम किसी बाह्य बिंदु की बात करें तो वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं बाह्य बिंदु से। देखिए कैसे खींच सकते हैं, ये हमारे पास एक बाह्य बिंदु है, ये वृत्त है, यहां से एक स्पर्श रेखा ये और एक स्पर्श रेखा ये, तो किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर भी होती हैं, दोनों आपस में बराबर है। पहली मान लो 9 सेंटीमीटर है तो दूसरी भी 9 सेंटीमीटर होती है। 97 पर है, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं, अभी बताया मैंने। फिर 98 है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये वृत्त पर स्पर्श रेखा है, वृत्त के किसी बिंदु पर ये स्पर्श रेखा है, यहां से जो भी त्रिज्या जाएगी इस त्रिज्या पर ये कैसी होती है, लंब होती है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अब आगे है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तब लंबाई √119 सेंटीमीटर। ये हमारी पुस्तक में वस्तुनिष्ठ है। विशेष रूप से हमें ये बच्चों को बता देना है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, ये केंद्र O है, स्पर्श रेखा कौन सी है, PQ है ना। PQ जाने वाली रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर कितना है, 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है ना। और ये 90 अंश के सामने की भुजा है, मतलब ये कर्ण है, ये क्या है, कर्ण है 12 सेंटीमीटर। तो हमें PQ की लंबाई ज्ञात करना है, इसकी लंबाई ज्ञात करना है। ये हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर ये है, ये 5 सेंटीमीटर है। तो हमें 13, 12, 5 का नियम इसमें नहीं लगाना है, हमें ध्यान रखना है यहाँ कर्ण 12 दिया गया है, यानी कर्ण का वर्ग यानी 144, लंब का वर्ग ये 25 और PQ का वर्ग, तो कैसे निकलेगा, PQ का वर्ग बराबर हो जाएगा 119, तो PQ बराबर कितना हो जाएगा, √119। इस तरह से हमें करणी 119 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। आगे बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, हमने जान चुका है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल,
वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल 101 नंबर का वस्तुनिष्ठ है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या r इकाई हो और वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा 2r, अर्थात व्यास त्रिज्या का दुगना होता है या त्रिज्या व्यास की आधी होती है। हमें यहाँ ध्यान रखना है कि व्यास त्रिज्या का बड़ा भाई है, व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, और त्रिज्या व्यास की छोटी बहन है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। सर्वांगसम वृत्तों की परिधि परिमाप क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। यदि दो वृत्त सर्वांगसम हैं तो उनके क्षेत्रफल बराबर होंगे, है ना, उनकी परिधि या परिमाप भी बराबर होंगे सर्वांगसम वृत्तों की, है ना। फिर 103 नंबर पर है, वृत्त के अनुदिश एक बार चलने में तय की गई दूरी उस वृत्त की परिधि कहलाती। पूरा एक चक्कर लगाने में ये जो दूरी तय हो रही ना, ये पूरी एक चक्कर की दूरी क्या कहलाती है? वृत्त की परिधि कहलाती है। आगे है, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है? परिधि बराबर 2 पाई r। चाप की लंबाई का सूत्र क्या है? परिधि का एक टुकड़ा है, यानी 2 पाई r, थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 2 पाई r है, क्योंकि परिधि का ही एक टुकड़ा है। जैसे 10 में से हमने 2 नंबर लिया तो 2 बटे 10, वैसे ही 360 में से थीटा कोण है यदि केंद्रीय कोण, तो थीटा बटे 360 2 पाई r। चाप की लंबाई उसका एक टुकड़ा है। चूड़ी यदि टूट जाती है तो एक टुकड़ा जो अलग हो जाता है वो उसका चाप है। वृत्त की परिधि के मध्य घिरे हुए क्षेत्र की माप वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। ये पूरा अंदर का भाग जो है ये वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r वर्ग, वर्ग इकाई है। इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल पाई r वर्ग, वर्ग इकाई है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो उस वृत्त का एक त्रिज्य खंड कहलाता है। अब यहां पर हमने इस वृत्त की कटिंग इस तरह से किया कि त्रिज्याओं द्वारा इसे काटा, त्रिज्याओं के माध्यम से इसे काटा गया, तो ये वाला भाग जो क्या कहलाएगा? त्रिज्य खंड कहलाता है। वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या है? कुल वृत्त के क्षेत्रफल का थीटा कोण यहां पर है, इसलिए क्या हो जाएगा? थीटा बटे 360 पाई r वर्ग हो जाएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो जीवा और संगत चाप से परिबद्ध हो उस वृत्त का वृत्त खंड कहलाता है। यदि अब हमें त्रिज्याओं द्वारा वृत्त को नहीं काटना है, कैसे काटना है सर? जीवाओं द्वारा काटना है ऐसे किनारे से, तो ये वाला जो भाग है ये वृत्त खंड कहलाता है। क्या है? वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो जीवा और संगत चाप के परिबद्ध हो। ये जीवा है और ये इसकी संगत चाप है, इससे घिरा हुआ जो भाग है वो वृत्तखंड होता है। वृत्तखंड वास्तव में क्या होता है? इसी AB जीवा, AB चाप से घिरा हुआ त्रिज्यखंड में से जब हम इस OAB वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देते हैं तो हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्राप्त होता है। अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से महत्वपूर्ण प्रश्न देख लीजिए। यदि घन की भुजा a इकाई हो तो घन का आयतन a क्यूब घन इकाई, घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a स्क्वायर वर्ग इकाई, घन का विकर्ण a करनी 3 इकाई, घन का पार्श्व पृष्ठ 4a वर्ग वर्ग इकाई। यदि घनाभ की लंबाई a, चौड़ाई b और ऊंचाई c हो तो घनाभ का आयतन a गुणा b गुणा c घन इकाई, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA वर्ग इकाई, और घनाभ का विकर्ण अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इस तरह से घनाभ का पार्श्व पृष्ठ चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 इंटू ए प्लस बी इंटू सी, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। इनसे संबंधित विस्तृत सूत्र की उत्पत्ति भी इस चैनल पर अपलोड है, उसे भी आप देख सकते हैं। यदि बेलन की त्रिज्या r और ऊंचाई h हो तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर h घन इकाई। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r धन h, बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई r वर्ग वर्ग इकाई। यदि शंकु की त्रिज्या r एवं ऊंचाई h हो तो शंकु का आयतन 1/3 पाई r वर्ग इकाई वर्ग h, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r l वर्ग इकाई। अब आगे है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r कोष्टक में r धन l वर्ग इकाई, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, आधार में तो वृत्त ही होता है तो पाई r वर्ग वर्ग इकाई। यदि गोले की त्रिज्या r हो तो गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब घन इकाई, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r वर्ग वर्ग इकाई, अर्ध गोले का आयतन 2/3 पाई r क्यूब घन इकाई, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r वर्ग वर्ग इकाई, अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r वर्ग वर्ग इकाई। अब देखिए सांख्यिकी चैप्टर नंबर 13 से महत्वपूर्ण प्रश्नों।
केंद्रीय प्रवृत्ति वह सांख्यिकी माप है जो संपूर्ण वितरण या डेटा सेट के एकल मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। माध्य, माध्यक, बहुलक सभी केंद्रीय प्रवृत्ति की वैध माप है। माध्य, माध्यक और बहुलक। अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या से निकाला जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा मापक जो आंकड़ों में सबसे बीच का मान देता है वो माध्यक कहलाता है। और अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक बराबर n+1/2वां पद, n/1/2वां पद, जहां n विषम है। इसके अलावा सम के लिए अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक n, देखिए 1/2 ले लेंगे, n/2वां पद धन n/2 धन 1वां पद। इस तरह से हम अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक यदि पदों की संख्या सम हो तब निकालते हैं। ऐसा प्रेक्षण जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है बहुलक कहलाता है। सबसे ज्यादा बार आने वाला प्रेक्षण क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक प्रत्यक्ष विधि से यदि हमें माध्य लेना है तो सिग्मा fi इंटू xi बटे सिग्मा fi का प्रयोग करते हैं। कल्पित माध्य विधि से यदि हम माध्य लेते हैं तो हमें क्या करना होता है? xi को लिखना पड़ता है। xi को छोटा कर दिया और क्या बना दिया? xi में से जब हम a को घटा देते हैं तो क्या बन जाता है? di बन जाता है। अब a घटाते हैं तो हमें इधर a जोड़ना भी होता है। क्या हो जाएगा? a जोड़ना होगा तो यहां पर हो जाएगा a प्लस सिग्मा fi इंटू डी बटे सिग्मा fi। ये कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र है। अब पग विचलन विधि से माध्य कैसे निकालते हैं? तो पग विचलन विधि में क्या आता है? यहाँ ui में बदल देते हैं हम xi को। कैसे बदलते हैं? xi में से a घटा के h का भाग देते हैं। xi में से a घटा के क्या कर रहे हैं? h का भाग दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? a घटाया था इसलिए a जोड़ना पड़ेगा, a प्लस फिर सिग्मा fi इंटू ui बटे सिग्मा fi। चूंकि h का भाग दिया है इसलिए अब यहाँ h का गुणा करना पड़ता है। ये है हमारी पग विचलन विधि से माध्य। ये हमें xi यानी जो मध्य बिंदु है उसे हमें इस तरह से भागों में बांटना होता है। अब यहाँ पर देखिए मध्य बिंदु को ही हम वर्ग चिन्ह भी कहते हैं, यह भी हमें ध्यान रखना है बच्चों को। अब वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य क्या होता है? वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य देखिए l प्लस n/2 माइनस CF/f इंटू h। इस तरह से हम वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक कैसे निकालना है? l प्लस f1 माइनस f0/2f1 माइनस f2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। इस तरह से हम वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करते हैं। ये सब सूत्र आपको याद रखना है बच्चों। माध्य, माध्यक, बहुलक में संबंध क्या है? 3 माध्यक बराबर बहुलक धन 2 माध्य बहुलक 1 है। 1 और 2 मिलकर वैसे ही 3 होते हैं। हमेशा ध्यान रखना है माध्यक के साथ 3 रखना है, माध्य के साथ 2 रखना है, बहुलक के साथ 1 रखना है। कितना भी घुमा फिरा के इस प्रश्न को पूछ लिया जाए, यदि बहुलक बराबर पूछ लिया जाए तो आपको पता है कि बहुलक के सामने कितना रखना है? 1 रखना है। तो 1 कैसे प्राप्त होगा? 3 में से 2 को घटाने पर 1 प्राप्त होगा। तो 3 के साथ कौन है? 3 माध्यक ऋण 2 माध्य, है ना? 3 माध्यक ऋण 2 माध्य करेंगे तो 1 बहुलक निकल जाएगा। इस तरह से आंकड़ों में हमें दिया गया है सर्वाधिक बार आने वाला आंकड़ा अर्थात बहुलक 7 है। इन आंकड़ों को आप बढ़ते क्रम में पहले जमा लेंगे। इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 7 आया है, इसलिए बहुलक 7 है। अब प्रायिकता पर आते हैं। प्रायिकता पर देखिए बच्चों, वह घटना जिसका घटित होना निश्चित होता है उसकी प्रायिकता 1 होती है। बिल्कुल घटना ही है, घटना घटित होना निश्चित है तो वो घटना की प्रायिकता 1 होती है। आप देखिए वह घटना जिसका घटित होना असंभव है उसकी प्रायिकता 0 होती है। यदि किसी ने बोल दिया कि एक पासे को फेंकने पर 7 ऊपर आने की प्रायिकता, 7 ऊपर आएगा ही नहीं, तो वह घटना क्या है? असंभव है, उसकी प्रायिकता 0 होती है। और किसी ने बोल दिया कि एक पासे को फेंकने पर 1 2 3 4 5 6 आने की क्या प्रायिकता है, तो पूरे अंकों को उसने बोल दिया है, पूरे अंक उसमें समाहित है, यानी उसका घटित होना निश्चित है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 है। यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता P
तब उस घटना की पूरक घटना के घटित होने की प्रायिकता 1 ऋण p है। मान लो चित आने की प्रायिकता 1/2 है, तो पत आने की प्रायिकता 1 ऋण 1/2, मतलब घटाने पर 1/2 प्राप्त होगा। यानी कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता को यदि हम 1 में से घटाते हैं तो उस घटना के घटित ना होने की प्रायिकता निकल जाती है। एक पासे को एक बार उछाला जाता है तब अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी, क्योंकि अभाज्य संख्या कौन है? 2, 3, 5। उसके पदों की संख्या कितनी हो गई? आंकड़ों देखिए 2, 3, 5 है, यानी एनएस हमारे पास कितना है? 6 है, और एनई कितना है? अनुकूल परिणामों की संख्या 3 है, तो 3/6, यानी कितना प्राप्त हो जाएगा? 1/2 प्राप्त हो जाएगा अवयवों की संख्या, क्योंकि उसमें 3 है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग सदैव 1 होता है। 145 नंबर पर है। 144 नंबर पर पहले देख लेते हैं। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक कहलाती है। अब आगे देखिए, x धन 1 पूरे की घात 2 और 2x ऋण 2 कोष्टक में x ऋण 3 एक द्विघात समीकरण है। इसे जब हम हल करेंगे तो द्विघात समीकरण अधिकतम घात 2 प्राप्त हो रही है, इसलिए द्विघात समीकरण प्राप्त होगा। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA-PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हैं, तो POA, ये देखिए ये जो स्पर्श रेखाएं हैं ये परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हुई हैं, और यहां पर हम देख रहे हैं कि ये 90-90 के कोण बने हुए हैं। तो 90-90 80, तो यहां पर कितना है? 100। यहां पर कितना है? 100, और जब इसके 2 भाग बराबर होंगे तो कोण POA कितना हो जाएगा? सॉरी, बिंदु P से केंद्र O वाले किसी वृत्त पर PA-PB है ना, ये P है और ये A है, तो POA यानी ये वाला कोण कितने अंश का हो जाएगा? 50 अंश का हो जाएगा। अब आगे, घात 2 के किसी बहुपद की अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। 2 घात है तो अधिकतम 2 शून्यक होंगे। घात 3 के किसी बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यक होंगे। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या है? 3πr² हमने पढ़ चुका है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना है? 1 है, यह भी हमने पीछे जान चुका है। बेलन के आयतन का सूत्र πr² वर्ग इकाई घन इकाई। बेलन के आयतन का सूत्र πr² घन इकाई है। शंकु के आयतन का सूत्र 1/3 πr² घन इकाई है। दो चरों x और y वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप कितना है? x धन b y धन c बराबर 0 है। फिर आगे देखिए, द्विघात समीकरण x वर्ग धन b x धन c बराबर 0 के विविक्त कर ज्ञात करने का सूत्र भी हमने जाना है, d बराबर b² माइनस 4ac है। फिर आगे देखिए 154 नंबर पर, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों में एक अनुभाविक संबंध है, 3 माध्यक बराबर बहुलक धन 2 माध्य, ये हमने जान चुका है। समांतर श्रेणी हमारे पास दी गई है, का सारवांतर हमें बताना है, तो इस बाद वाले 7 में से पहले वाले 12 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? ऋण 5। इसका सारवांतर है, बहुत सरल है। गोले के आयतन का सूत्र 4/3 πr³ 4/3 πr³ घन इकाई है। दो बहुपदों का योग एक बहुपद ही होता है। जब हम दो बहुपदों को जोड़ेंगे तो एक बहुपद ही प्राप्त होगा। बहुपद 3x की घात 3 2x की घात 3 धन 3x वर्ग धन 4x धन 5 के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 3 हो सकती है, क्योंकि उच्चतम घात कितनी है? उच्चतम घात यहाँ पर 3 है, इसलिए शून्यकों की अधिकतम संख्या 3 हो सकती है। आगे, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। घटना ए की प्रायिकता और घटना ए नहीं की प्रायिकता दोनों का योग 1 होता है, ये सब हमने पीछे जाना है। बिंदु xy की मूल बिंदु से दूरी √x² प्लस y² है। द्विघात समीकरण दिया हुआ है, का विविक्त कर का मान 0 है, तो द्विघात समीकरण के 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं जब विविक्त कर b² माइनस 4ac का मान 0 होता है। आगे देखिए, एक वृत्त की अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। सही बात है, एक वृत्त की अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, लेकिन वृत्त के किसी एक बिंदु की केवल एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है। बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं, बिल्कुल होती हैं। वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और चाप से संगत घिरा हो वृत्त का त्रिज्य खंड कहलाता है। देखिए, दो त्रिज्याओं और चाप से जो घिरा हुआ क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये क्या कहलाता है? त्रिज्य खंड कहलाता है। हमारे पास एक सूत्र है HCF, AB और LCM AB का मान A गुणा B के बराबर होता है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF होता है। आगे देखिए, समीकरण x धन y बराबर 8 है। यदि x बराबर 3 है तो y बराबर क्या होगा? 8 होगा। यहाँ पर 3 रख दीजिए, 3 का पक्षांतर उधर हो जाएगा तो y का मान 5 प्राप्त हो जाएगा, y बराबर 5 होगा। एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, हमें ध्यान रखना है।
द्विघात समीकरण दिया हुआ है कि विविक्त कर का मान ज्ञात करना है। विविक्त कर d बराबर होता है b वर्ग ऋण 4ac। b का मान यहाँ कितना है, ऋण 4 का वर्ग ऋण 4। a का मान कितना है, 1 है, और c का मान कितना है, 4 है। तो 16 ऋण 4 जो कि 16 बराबर 0। तो विविक्त कर का मान कितना है, यहाँ 0 है। रैखिक समीकरण युग्म हमें दिया हुआ है, इतने और इतने का कोई भी हल नहीं होगा। कोई भी हल नहीं होगा कब, जब इनके हम लेंगे अनुपात a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 की स्थिति आती है। यदि a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं और a शून्य के बराबर नहीं है, तब द्विघात समीकरण किस रूप का होगा, द्विघात समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 इस रूप का होता है। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। आगे बिंदु 0,5 और ऋण 5 0 के बीच की दूरी करनी 50 या 5 करनी 2 या 7.07 लगभग है। ये तीनों प्रकार के उत्तर आते हैं। हमें जब इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है तो इन तीनों प्रकार के उत्तरों का विशेष ध्यान रखना है। यदि प्रथम पद ए सार्वंतर d हो तो n पद का सूत्र क्या है, a धन n-1d है। a धन n-1d, a धन n-1d। त्रिज्या r वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पाई r वर्ग इकाई है, और HCF 91 और 21 का HCF कितना है, 7 है। आगे देखिए, एक रेखा जो वृत्त बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह छेदक रेखा कहलाती है। PE और PE नहीं, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता घटित ना होने की प्रायिकता दोनों का मान का योग होता है 1। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग बहुलक वर्ग कहलाता है। जिस वर्ग की बारंबारता सर्वाधिक होती है वो बहुलक वर्ग कहलाता है। वृत्त और माध्यक वर्ग कैसे पता करेंगे, माध्यक वर्ग कुल पदों की संख्या का हम करेंगे आधा, और वो मान जहां पर स्थित होगा वो उसका कहलाएगा माध्यक वर्ग। वो मान यदि नहीं है तो उसके बाद वाला मान जहां जो होगा वह कहलाएगा माध्यक वर्ग। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या केवल 1 होती है। वृत्त के किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींचते हैं, केवल 1। माध्यक वर्ग यहां पर देखिए, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग बहुलक वर्ग कहलाता है। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या केवल 1 होती है। आगे देखिए, पाइथागोरस प्रमेय को समकोण त्रिभुज प्रमेय भी कहते हैं। x × x - 1 बराबर 0 में x का मान क्या क्या है, x बराबर 0 है, x बराबर 1 है। देखिए, ये x बराबर 0 है, x ऋण 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 1 प्राप्त होगा। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है, ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 है। वर्ग का क्षेत्रफल a की घात 2 वर्ग इकाई। बहुत सरल प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। प्रेक्षक की आंख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। देखिए, ऊपर कोई वस्तु से देख रहे हैं दृष्टि रेखा, नीचे किसी वस्तु को देख रहे हैं तो ये हमारी दृष्टि रेखा है। बिंदुओं 0,4 और 3,0 के बीच की दूरी हमें वही √(x2 - x1) पूरे का वर्ग धन y2 - y1 पूरे का वर्ग सूत्र से निकालना है। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। यदि समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं कैसे होंगी, समानुपाती होंगी। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है यदि बेलन और शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या समान हो। बिल्कुल सही है। श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब द्विघाती सूत्र के रूप में जाना जाता है। वर्ग 20 से 40 का वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा, वर्ग चिन्ह यानी मध्य बिंदु। मध्य बिंदु कितना है, 30 है। वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु 30 है। दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण भी बराबर होते हैं। 6 और 20 का HCF जब हम निकालेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 प्राप्त होगा। यदि शंकु की त्रिज्या r और ऊंचाई h है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र है L बराबर √h² + r²। एक वृत्त के व्यास के सिरों पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, हमने जाना है पीछे। समीकरण 3x वर्ग ऋण 2x धन 1/3 का विविक्त कर का मान 0 होगा। जब आप d बराबर b वर्ग ऋण 4ac की वैल्यू निकालेंगे तो हमें विविक्त कर मिलेगा। एक द्विघात समीकरण हमें दिया हुआ है x वर्ग धन bx धन c बराबर 0। ये कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे यदि b वर्ग ऋण 4ac क्या है, 0 से छोटा है अर्थात ऋणात्मक है। x ऋण 2y बराबर 0 और 3x धन 4y ऋण 20 बराबर 0 उपर्युक्त रैखिक समीकरण युग्म में रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। कब प्रतिच्छेद करती हैं, जब हम a1/a2 निकालेंगे, फिर b1/b2 निकालेंगे और देखेंगे कि दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है तो हम कहेंगे कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे। समांतर श्रेणी दी गई है, में सार्वंतर d कैसे निकालेंगे, बाद वाले पद 1/2 में से पहले वाले पद 3/2 को घटा देंगे तो 2 का 2 हो जाएगा। 1 ऋण 3 मतलब ऋण 2/2 और काटेंगे तो ऋण 1 प्राप्त होगा। 199 चर x बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। और अंतिम है 200 नंबर का
बिंदुओं ऋण 5 7 एवं ऋण 1 3 के बीच की दूरी 4 कड़ी 2 इकाई है। बीच की दूरी यानी PQ यदि हमने इसे ले लिया तो अंडर रूट हो जाएगा x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग धन y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग। यहाँ हम मान रख देंगे तो हमें क्या लेना है, तो x2 यानी यहाँ देखिए ऋण 1 का ऋण 1 ऋण 2 बार है तो ऋण 5 पूरे का वर्ग धन फिर क्या हो जाएगा y2 3 माइनस 5 7 पूरे का वर्ग। तो देखिए कितना आ गया, यहाँ पर हो जाएगा -1 + 5 पूरे का स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 - 7 पूरे का स्क्वायर। तो इसे हल करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 4 का वर्ग और धन ऋण 4 का वर्ग। तो हो जाएगा 16 धन 16। तो ये हो जाएगा करणी 32 और करणी 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 5 बार 2 2 के 2 जोड़े बाहर निकल जाएंगे, 2 गुणा 2 बाहर निकल गया, अंदर बचेगा 2 4 करणी 2 4 करणी 2 इकाई इन दोनों के बीच की दूरी निकल जाएगी। तो बच्चों इस तरह से 200 अति महत्वपूर्ण वन लाइनर को हमने यहाँ पूरा किया। इसी तरह से आगे भी क्लास 9th मैथ्स और क्लास 10th मैथ्स की कक्षाएं रेगुलर चलती रहेंगी, तो जुड़े रहें इस चैनल से। धन्यवाद।